द विज़र्ड पाथ फ्रॉम द सिम्युलेटर। अध्याय 751 3 में एक 15वें क्रम अनुक्रम साधक और क्षितिज से परे अंतरिक्ष में लौटना। अनुक्रम साधना पथ की यादों और ब्रह्मांडीय साधना पथ की यादों के बारे में ये वे यादें थीं जिन्हें मिल्टन चेनी ने इन करोड़ों वर्षों में सबसे ज्यादा पचाया था। उन्होंने पहले गलत निर्णय इसलिए लिया था क्योंकि ये दृश्य दूसरे किनारे पर पहुंचने के समान था। मूल स्वामी ने पहले से ही 15वें क्षेत्र में अनुक्रम साधना पथ की साधना की थी, तो अचानक ब्रह्मांडीय साधना पथ पर स्विच करने का विकल्प क्यों चुना? इस समय ब्रह्मांडीय साधना पथ पर स्विच करने से बर्बाद हुआ समय थोड़ा ज्यादा लगता है। मिल्टन चेनी ने खुद से कहा, कुछ हद तक समझ में नहीं आ रहा था। इस समय वह इस शरीर को नियंत्रित नहीं कर सकता था, इसलिए वह केवल अपने बारे में ही सोच सकता था। वह मूल स्वामी के कार्यों को रोक नहीं सकता था, न ही वह मूल स्वामी के विचारों का अनुमान लगा सकता था। इसलिए मिल्टन चेनी केवल एक मूक पर्यवेक्षक के रूप में सब कुछ देख सकते थे। वास्तव में चाहे वह 15वें क्षेत्र अनुक्रम साधना पथ हो या 15वें चरण का ब्रह्मांडीय साधना पथ, दोनों ही इस समय मिल्टन चेनी के लिए बहुत दूर थे। यदि वह वास्तविकता में जादूगर अमर साधना पथ का निरंतर अनुमान लगा सकता है, तो अंत में शायद जादूगर अमर साधना पथ भी एक नया अनुक्रम बन सकता है। ये सही है, एक अनुक्रम, ब्रह्मांडीय साधना पथ नहीं। वास्तव में मिल्टन चेनी ने पहले भी ब्रह्मांडीय साधना पथ का सामना किया था। ब्रह्मांडीय साधना पथ, सरल शब्दों में, ब्रह्मांडीय चेतना द्वारा स्वायत्त रूप से उत्पन्न साधना पथ है। दूसरी ओर अनुक्रम साधना पथ एक व्यक्ति द्वारा खोला गया साधना पथ है। निस्संदेह साधना के सभी व्यक्तिगत निर्मित पथ अनुक्रम साधना पथ कहलाने के योग्य नहीं हैं। किसी साधना पथ को अनुक्रम साधना पथ कहलाने के लिए प्राथमिक शर्त यह है कि उसने क्षितिज से परे सच्चे प्राणियों को उत्पन्न किया हो। दूसरे शब्दों में, यदि मिल्टन चेनी भविष्य में जादूगर अमर साधना पथ का अनुमान लगाते रह सकते हैं, तो भविष्य के किसी क्षण में यदि वे जादूगर अमर साधना पथ के माध्यम से क्षितिज से परे पहुंचते हैं, तो यह स्वाभाविक रूप से जादूगर अमर अनुक्रम में बदल जाएगा। उस समय उन्होंने जो घराना स्थापित किया वह ब्रह्मांड में नया अनुक्रम घराना होगा। बेशक इसकी कठिनाई बहुत बड़ी है। वास्तव में ब्रह्मांड में क्षितिज से परे पहुंचने वाले अधिकांश प्राणी ब्रह्मांडीय साधना पथ के माध्यम से ऐसा करते हैं। जो लोग अनुक्रम साधना पथ के माध्यम से क्षितिज से परे पहुंचते हैं वे काफी दुर्लभ हैं। बेशक ये केवल वर्तमान युग में ही मामला है। यदि यह मिल्टन चेनी के अंतिम भाग्य सिमुलेशन के युग में होता तो क्षितिज से परे पहुंचने वाले अधिकांश लोग मौजूदा अनुक्रमों का अनुसरण करके ऐसा करते। जैसे जैसे समय बीतता गया, मिल्टन चेनी भी अपने शरीर में किसी भी बदलाव को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। इस समय उनके शरीर में निहित अनुक्रम साधना पथ की शक्ति धीरे धीरे लुप्त हो रही थी, जिसकी जगह ब्रह्मांडीय साधना पथ की बहुत कमजोर ऊर्जा ने ले ली थी। दोनों एक ही स्तर पर भी नहीं थे। यही कारण था कि मिल्टन चेनी यह नहीं समझ पाए कि शरीर का मूल स्वामी पथ क्यों बदलना चाहता था। आखिरकार अगर कोई अनुक्रम साधना पथ पर साधना करता रहा तो ये शरीर इस समय क्षितिज से परे पहुंचने से बहुत दूर नहीं था। लेकिन अगर कोई ब्रह्मांडीय साधना पथ पर साधना करने लगे तो क्षितिज से परे पहुंचने वाले क्षेत्र में साधना करने की इच्छा निस्संदेह फिर से बहुत लंबा समय बिताने की आवश्यकता होगी। इतने लंबे समय के दौरान मिल्टन चेनी को यकीन नहीं था कि वह इस भाग्य अनुकरण में इतना लंबा इंतजार कर सकते हैं। वास्तव में इस समय का उन पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं था, लेकिन यह अल्पावधि के लिए था। यदि समय सीमा को एक निश्चित सीमा तक बढ़ा दिया जाता तो मिल्टन चेनी पर भी काफी प्रभाव पड़ता। समय बीतता गया और लगभग एक पल में ही 100 मिलियन वर्ष बीत गए। 27 महान हॉल के अंदर मिल्टन चेनी की आंखें कसकर बंद थीं, उनका भाव शांत था। उनके चारों ओर एक हल्की धुंध छाई हुई थी। अब तक उनके शरीर के भीतर अनुक्रम साधना पथ की शक्ति पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मूल मालिक ने बहुत पहले से तैयारी कर रखी थी। ब्रह्मांडीय साधना पथ पर स्विच करने में उतना समय नहीं लगा जितना मिल्टन चेनी ने अनुमान लगाया था। अब केवल 100 मिलियन वर्ष ही बीते थे और मिल्टन चेनी का शरीर पहले ही ब्रह्मांडीय साधना पथ के 15वें चरण तक साधना कर चुका था। ये गति मिल्टन चेनी की अपेक्षाओं से पूरी तरह परे थी। उन्होंने सोचा था कि मूल मालिक के ब्रह्मांडीय साधना पथ पर स्विच करने के बाद इस क्षेत्र में फिर से साधना करने में कम से कम कई अरब वर्ष लगेंगे। एक पल बाद मिल्टन चेनी ने अपनी आंखें फिर से खोलीं। शरीर पर नियंत्रण बहाल हो गया है, उसने खुद से कहा। इस क्षण उसने अपने शरीर पर नियंत्रण पुनः प्राप्त कर लिया और शरीर के भीतर मूल स्वामी की चेतना फिर से गायब हो गई। मिल्टन चेनी तीसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से पहले व्यक्ति के दृष्टिकोण में वापस चले गए। अपने शरीर के भीतर निहित 15वें चरण के ब्रह्मांड साधक की ऊर्जा मिल्टन चेनी अब इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। क्षितिज से परे पहुंचने की दूरी अभी भी बहुत दूर है, बस ये सुनिश्चित नहीं है कि इस भाग्य अनुकरण को समाप्त करने की शर्तें क्या हैं। क्या क्षितिज से परे पहुंचने के लिए भी यही आवश्यकता है? मिल्टन चेनी ने अपने दिल में सोचा।
मूल स्वामी ने ब्रह्मांडीय साधना पथ पर स्विच करने का विकल्प क्यों चुना, यहाँ तक कि मिल्टन चेनी, जिन्होंने मूल स्वामी की यादों को पचा लिया था, समझ नहीं पाए। इस समय उनके मन में जो सवाल था वह सरल था, इस भाग्य अनुकरण को समाप्त करने की शर्तें क्या थीं। भाग्य अनुकरण स्वाभाविक रूप से किसी के जीवनकाल के अंत तक अनुकरण नहीं करेगा। पिछले भाग्य सिमुलेशन में इसका अंत इसलिए हुआ क्योंकि उसने सिमुलेशन के भीतर क्षितिज से परे पहुंचने का विकल्प चुना था। क्या इस सिमुलेशन को समाप्त करने की परिस्थितियां समान हैं? क्या इस शरीर को क्षितिज से परे पहुंचने की आवश्यकता है? मिल्टन चेनी को नहीं पता था। आखिरकार अब तक उन्होंने केवल 2 भाग्य सिमुलेशन का अनुभव किया है और यह वर्तमान सिमुलेशन भी अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। भाग्य सिमुलेशन के बारे में मिल्टन चेनी को केवल एक सरल समझ है। अध्याय 752, अध्याय 393, 3 में एक 15वें क्रम अनुक्रम साधक और क्षितिज से परे अंतरिक्ष में लौटना, सदस्यता अनुरोधित अंडस्को 7। जहां तक गहरी समझ की बात है, स्वाभाविक रूप से यह अस्तित्वहीन है। हालांकि यदि इस भाग्य अनुकरण को समाप्त करने की शर्त क्षितिज से परे चढ़ना भी है, तो मिल्टन चेनी द्वारा इस भाग्य अनुकरण में बिताया गया समय काफी लंबा हो सकता है। कम से कम ये कई युगों का मामला होगा। आखिरकार उसका वर्तमान शरीर केवल 15वें चरण के ब्रह्मांड साधक का था और क्षितिज से परे चढ़ने के लिए एक शर्त ये थी कि उसके पास 16वें चरण की सीमा क्षेत्र की सीमा होनी चाहिए, अन्यथा उसके पास इसे आजमाने की योग्यता भी नहीं होगी। उसके दिमाग में स्पष्ट यादें मिल्टन को इस बात से परिचित कराती थीं कि एक ब्रह्मांड साधक को किस तरह साधना का अभ्यास करना चाहिए। इसलिए मिल्टन ने अपने दिल में विविध विचारों को छिपाया और अपनी चेतना को पूरी तरह से खाली कर दिया, साधना की गहरी अवस्था में गिर गया। इस तरह की साधना से मिल्टन को एक फायदा हुआ, जो ये था कि इससे उसे समय बीतने की बात भूलने की अनुमति मिली। इस अवस्था में उसका शरीर सहज रूप से साधना की अवस्था में रहता, जबकि उसकी चेतना मानो एक वैकल्पिक अवस्था में एक तरह की नींद में चली गई थी। इस तरह वह समय बीतने से प्रभावित नहीं होता, नहीं वह इस भाग्य अनुकरण में खो जाता। मिल्टन को स्पष्ट नहीं था कि इस भाग्य अनुकरण को समाप्त करने के लिए क्या परिस्थितियां थीं, लेकिन जो भी हो, वह इस भाग्य अनुकरण को सक्रिय रूप से समाप्त करने का विकल्प नहीं चुनता। आखिरकार मिल्टन के लिए भाग्य अनुकरण का अवसर किसी खजाने से कम नहीं था। भाग्य अनुकरण में पचाने के लिए उसके लिए उपलब्ध यादें ही मिल्टन के लिए पहले से ही अकल्पनीय मदद थीं। समय कभी भी बहना बंद नहीं होता, लेकिन यह महसूस नहीं किया जा सकता है। कम से कम मिल्टन, जिसकी चेतना पूरी तरह से शून्य अवस्था में चली गई थी, वह समय बीतने का अनुभव नहीं कर सकता था। इसलिए वह इस बात से भी अनजान था कि वास्तव में कितना समय बीत चुका था। एक निश्चित क्षण में उसकी चेतना शून्य अवस्था से जाग उठी। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि मिल्टन ने अपनी चेतना को सक्रिय रूप से जगाया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया था कि इस क्षण में उसने अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया था। इसका मतलब था कि मूल मालिक की चेतना फिर से प्रकट हुई थी, और मूल मालिक की चेतना बिना कारण के प्रकट नहीं होगी। क्या कोई बड़ी घटना होने वाली है? होश में आने और तीसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण में जाने पर मिल्टन ने अपने दिल में हलचल महसूस की। अब तक उसने एक पैटर्न खोज लिया था, यानी जब भी मूल मालिक की चेतना प्रकट होती थी तो उसके साथ महान घटनाओं की घटना होती थी। अगले ही पल उसके शरीर में परिवर्तन प्रकट होने लगे। मिल्टन को स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि इस शरीर की सीमा ऊपर उठने लगी थी। मिल्टन के तीसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण के तहत उसके चारों ओर एक भयानक परिवर्तन हुआ और उसके सामने एक काला शून्य पोर्टल दिखाई दिया। ये कैसे संभव है? सीमा आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है तो क्षितिज से परे अंतरिक्ष समय से पहले क्यों खुल गया है? जैसे ही उसने शून्य पोर्टल देखा, मिल्टन के दिल में अनिवार्य रूप से एक भावना का झटका लगा। इससे पहले कि मिल्टन आगे सोच पाता, उसका शरीर शून्य पोर्टल में प्रवेश कर गया। इस शरीर की सभी यादों के कब्जे में होने के कारण मिल्टन के लिए यह जानना स्वाभाविक था कि यह शून्य पोर्टल क्या दर्शाता है। इस शरीर की यादों के बिना भी वह स्पष्ट था। आखिरकार पिछले भाग्य अनुकरण में वह क्षितिज से परे इस स्थान में प्रवेश कर चुका था। एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाना जब बात की जाती है तो बहुत आसान लगता है। आखिरकार 7वें या 8वें चरण का कोई भी साधक इसे सहजता से कर सकता है, लेकिन एक साधारण व्यक्ति के बारे में क्या? एक साधारण व्यक्ति के लिए एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाना लगभग असंभव है। किसी भी उपकरण की सहायता के बिना सफलता की थोड़ी सी भी संभावना नहीं है। क्षितिज से परे चढ़ना एक साधारण व्यक्ति के शारीरिक रूप से दुनियाओं के बीच यात्रा करने के समान है, और क्षितिज से परे का स्थान उस यात्रा के लिए सहारा है। ये कहा जा सकता है कि कोई भी साधक जो क्षितिज से परे चढ़ना चाहता है, उसे पहले क्षितिज से परे के स्थान में निर्देशित किया जाएगा। क्या यह इसलिए है क्योंकि यह शरीर साधना के अनुक्रमिक पथ का अनुसरण करने से लेकर साधना के ब्रह्मांड पथ तक संक्रमण कर गया है? मिल्टन ने खुद से कहा। वह कुछ हद तक हैरान था।
क्योंकि इस समय वह बहुत स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसके शरीर की सीमा निश्चित रूप से ब्रह्मांड साधक के दायरे के 16वें चरण में नहीं थी। फिर भी इसके बावजूद वह अभी भी क्षितिज से परे अंतरिक्ष द्वारा निर्देशित किया जा रहा था। ये संकेत देता है कि 15वें चरण की सीमा पर उसका शरीर पहले से ही क्षितिज से परे चढ़ने की शर्तों को पूरा कर रहा था। ये लगभग असंभव था, कम से कम उन यादों के भीतर जो मिल्टन चेनी को पता थी। यह असंभव था। शून्य दुनिया में मिल्टन चेनी की आकृति यहाँ दिखाई दी। अगले ही पल मिल्टन चेनी अचानक रुक गए। वास्तव में क्षितिज से परे अंतरिक्ष में उनके शरीर के प्रकट होने के बाद उन्होंने एक बार फिर उस पर नियंत्रण हासिल कर लिया। इसका मतलब ये भी था कि पारलौकिकता पथ पर कदम रखने और परे चढ़ने के लिए उन्हें इस यात्रा को खुद ही चलाना था। पहले व्यक्ति के दृष्टिकोण और तीसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण ने मिल्टन चेनी को पूरी तरह से अलग अनुभव प्रदान किए। जैसा कि मैंने सोचा था, भाग्य सिमुलेशन को समाप्त करने की शर्त अभी भी मेरे लिए परे की ओर चढ़ने का चरण पूरा करना है ना? मिल्टन चेनी ने खुद से कहा। स्तब्ध होना केवल एक क्षणिक भावना थी। मिल्टन चेनी ने जल्दी ही अपना संयम वापस पा लिया। आखिरकार उन्होंने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। तुलनात्मक रूप से यह कुछ हद तक अचानक था। क्या वह सफलतापूर्वक परे की ओर चढ़ सकता है? ये कुछ ऐसा नहीं था जिसके बारे में मिल्टन चेनी विशेष रूप से चिंतित थे। आखिरकार कोई भी इसे कैसे भी देखे, वह इस समय केवल एक सिमुलेशन में था। भले ही वह इस भाग्य सिमुलेशन में सफलतापूर्वक परे की ओर चढ़ जाए, लेकिन उसका वास्तविक स्व इससे कोई महत्वपूर्ण लाभ नहीं उठाएगा। हालांकि भाग्य सिमुलेशन कीमती था, मिल्टन चेनी जिन्होंने पहले भाग्य सिमुलेशन का अनुभव किया था, वे अच्छी तरह से जानते थे कि यह उन्हें केवल कुछ यादें ही देगा। इस भाग्य सिमुलेशन में घटनाओं के अप्रत्याशित मोड़ ने मिल्टन चेनी को थोड़ा आश्चर्यचकित कर दिया था। लेकिन फिर भी उन्होंने इस भाग्य सिमुलेशन को केवल एक प्रयास और प्रयोग के रूप में माना। सौभाग्य से ऐसा अनुभव केवल भाग्य सिमुलेशन के भीतर ही होगा। स्वाभाविक रूप से मिल्टन चेनी भी इसे गंभीरता से लेंगे। आखिरकार शायद भविष्य के किसी क्षण में, वास्तविकता में उसके पास भी परे चढ़ने का क्षण हो सकता है। उस समय इस क्षण के अनुभव मूल्यवान हो सकते हैं। ऐसा अवसर हर किसी को नहीं मिल सकता था। अन्य लोगों को इस तरह का अवसर मिलने की संभावना बहुत कम थी। आखिरकार हर किसी के पास सिम्युलेटर जितना शक्तिशाली बाहरी प्लगइन नहीं हो सकता। अगले ही पल मिल्टन चेनी के विचार चले गए और उन्होंने अपने दिमाग में यादों के अनुसार इस शून्य दुनिया को तोड़ने की कोशिश करने के लिए अपने भौतिक शरीर को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। बूम! अपार ध्वनि ने इस शून्य दुनिया को भर दिया। शून्य दुनिया स्वाभाविक रूप से क्षितिज से परे का स्थान था। वास्तव में प्रभाव खराब था। हालांकि पिछले भाग्य सिमुलेशन के अनुभव के साथ मिल्टन चेनी ने निर्णायक रूप से अपना दृष्टिकोण बदल दिया। उन्होंने अपने शरीर के भीतर ब्रह्मांड ऊर्जा को संचित करना शुरू कर दिया। हालांकि पिछले भाग्य सिमुलेशन में उन्होंने जिस शरीर को नियंत्रित किया था, उसकी तुलना में अब वे जिस शरीर को नियंत्रित कर रहे थे, उसमें निहित ब्रह्मांड ऊर्जा काफी कम थी। आखिरकार क्षेत्र अलग थे। पिछले भाग्य अनुकरण के दौरान उसके द्वारा नियंत्रित शरीर में निहित ब्रह्मांड ऊर्जा सीमा पर 16वीं अवस्था की थी, जबकि इस बार उसके द्वारा नियंत्रित शरीर में निहित ब्रह्मांड ऊर्जा केवल 15वीं अवस्था की थी। उनके बीच का अंतर काफी महत्वपूर्ण था। इसके बाद के समय में मिल्टन चेनी ने क्षितिज से परे अंतरिक्ष के भीतर कमजोर स्थानों की खोज शुरू की। आखिरकार परे चढ़ने के लिए उसे पहले इस शून्य दुनिया को तोड़ना था। क्षितिज से परे अंतरिक्ष में एक अंतर खोलने के लिए किसी को एक ऐसा क्षेत्र खोजना होगा जहां यह किया जा सके। सीमाहीन शून्य दुनिया में एक अंतर खोलने के लिए कई पहलुओं पर विचार करने की आवश्यकता थी। सौभाग्य से यह मिल्टन चेनी का पहला अनुभव नहीं था। वह पिछली बार बिना किसी अनुभव के सफल हुआ था। इस बार उसके असफल होने का कोई कारण नहीं था। अगर वह असफल होता तो यह उसकी अपनी इच्छा के कारण नहीं होता। इसके बजाय यह इस शरीर के कारण होता। लेकिन उसे यह अंतर कहाँ खोलना चाहिए? होराइजन से परे अंतरिक्ष में कमजोरियां होनी ही थीं, जिसके बारे में मिल्टन चेनी बहुत स्पष्ट थे। आखिरकार उन्होंने पिछली बार उन्हें ढूंढ लिया था। लेकिन पिछली बार उन्हें ढूंढ पाने का कारण मुख्यतः भाग्य था। वह हमेशा हर बार भाग्यशाली नहीं हो सकता। इसलिए इस बार उन्हें सावधानी से विचार करना पड़ा। अध्याय 753, अध्याय 394, भाग्य अनुकरण समाप्त होता है और अत्यंत कीमती यादें, सदस्यता के लिए अनुरोध _1। समय धीरे धीरे बहता गया। अपने पिछले लक्ष्यहीन भटकने के विपरीत मिल्टन चेनी ने अब क्षितिज से परे अंतरिक्ष के भीतर के वातावरण का विस्तार से अवलोकन किया। उसके शरीर में अभी भी बहुत समय बचा था। चूंकि क्षितिज से परे की चढ़ाई शुरू हो चुकी थी और मिल्टन चेनी ने इस शरीर को नियंत्रित किया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करके वह सब कुछ पूरा करना चाहता था जो वह कर सकता था। क्षितिज से परे अंतरिक्ष किसी भी अन्य दुनिया या किसी भी पुनर्जन्म से अलग था जिसे उसने कभी देखा था। हालांकि यह एक शून्य जैसी दुनिया जैसा दिखता था, उसके अलावा इसमें जीवन के किसी भी अन्य रूप का कोई निशान नहीं था।
कारण सरल था, ये दुनिया केवल उसके कारण अस्तित्व में आई थी। क्षितिज से परे अंतरिक्ष क्षितिज से परे चढ़ने का विकल्प चुनने वालों के लिए इस ब्रह्मांड द्वारा तैयार एक परीक्षण मैदान के रूप में किसी भी अन्य अस्तित्व के निशान नहीं होंगे जब तक कि वे ऊपर चढ़ने का विकल्प न चुनें। अगर इस दुनिया में कोई भी क्षितिज से परे नहीं चढ़ता तो ये दुनिया कभी अस्तित्व में नहीं आती। स्रोत novgo.co। ये ठीक इसलिए था क्योंकि वह इस दुनिया में प्रकट हुआ था कि यह ब्रह्मांड के भीतर पैदा हो सका। ब्रह्मांड के भीतर कोई भी अस्तित्व इस जगह पर नहीं झांक सकता था, यहाँ तक कि क्षितिज से परे की शक्ति भी नहीं। जब मिल्टन चेनी क्षितिज से परे की दुनिया में भटक रहे थे तो उनके शरीर के अंदर ब्रह्मांडीय ऊर्जा भी धीरे धीरे जमा हो रही थी। क्षितिज से परे की जगह के इस हिस्से में कोई अंतर नहीं दिखता है, उन्होंने सोचा। हर क्षेत्र सतह से बिल्कुल एक जैसा दिखता है। शायद पिछली बार जब मैं इस जगह को चकनाचूर करने में सक्षम था तो यह वास्तव में सिर्फ अच्छी किस्मत थी। इस समय मिल्टन चेनी ने खुद से कहा। वह भाग्य की अवधारणा में विश्वास करता था। आखिरकार चाहे वास्तविकता में हो या सिमुलेशन में, उसका भाग्य हमेशा काफ़ी अच्छा रहा था। लेकिन वह ये नहीं मानता था कि ऐसी स्थिति में भाग्य क्षितिज से परे के आरोही को प्रभावित करने वाला कारक होगा। देखिए, ये क्षितिज से परे की चढ़ाई थी और क्षितिज से परे के प्राणी ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली प्राणियों में से हैं। ये केवल दायरे में एक सफलता नहीं थी, ये स्थिति में एक छलांग थी। ऐसी स्थिति में क्षितिज से परे की चढ़ाई को प्रभावित करने वाली किस्मत की संभावना बहुत अधिक नहीं लगती थी। पिछली बार उसने इस बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अब जब वह शांत हो गया और इस बारे में सोचा तो यह असंभव लग रहा था। आखिरकार वह जिस भाग्य सिमुलेशन से गुजर रहा था वह उसके द्वारा पहले इस्तेमाल किए गए किसी भी पुनर्जन्म सिमुलेशन से अलग था। वह संभवतः भाग्य की एक महत्वपूर्ण घटना का अनुभव कर रहा था जो पहले ही घटित हो चुकी थी। शायद उसके द्वारा लिए गए कुछ निर्णय शरीर के मूल स्वामी द्वारा सूक्ष्म रूप से प्रभावित थे, कुछ ऐसा जिसे वह अपने निम्न दायरे के कारण समझ नहीं पाया। मिल्टन चेनी ने चुपचाप अपने आप से सोचा। ब्रह्मांड से एक साधक की ब्रह्मांडीय ऊर्जा अभी भी चुपचाप उसके शरीर के भीतर जमा हो रही थी, जो एक महत्वपूर्ण बिंदु के करीब प्रतीत होती थी। हालांकि ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में भी मिल्टन चेनी ने जल्दबाजी नहीं की। अचानक उसके मन में एक विचार आया। अगर वह क्षितिज से परे इस शून्य जैसे स्थान को नष्ट न करने का फैसला करता है तो क्या होगा? अगर वह क्षितिज से परे चढ़ना छोड़ देता है तो क्या होगा? एक बार जब यह विचार उभरा तो उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। भाग्य सिमुलेशन ये निर्देश नहीं दे रहा था कि उसे सिमुलेशन के भीतर क्षितिज से परे चढ़ने का चरण पूरा करना होगा। इस समय उसके पास इस शरीर पर पूरा नियंत्रण था। ऐसा लग रहा था कि कोई भी उसे रोक नहीं सकता, यहाँ तक कि मूल मालिक भी नहीं। नहीं, मेरे मन में ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं? उसने अचानक कहा। एक पल बाद मिल्टन चेनी हैरान रह गया। उसे बेचैनी का एहसास हुआ, जैसे कि वह अभी मंत्रमुग्ध हो गया हो और क्षितिज से परे चढ़ना छोड़ने वाला हो। लेकिन उसके व्यक्तित्व के अनुसार उसके मन में ऐसे विचार कभी नहीं आएंगे। आखिरकार क्षितिज से परे चढ़ना उसके लिए बहुत फायदेमंद होगा। हार मानने से किसी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के अलावा कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। क्या मेरी सोच प्रभावित हुई है? क्या यह मूल मालिक की चेतना का प्रभाव है या क्षितिज से परे इस स्थान का प्रभाव है? मेरे पिछले भाग्य सिमुलेशन में ऐसी कोई स्थिति नहीं दिखी थी। मिल्टन चेनी ने खुद से बातचीत की। उसे यकीन था कि अभी उसके साथ कुछ ठीक नहीं है। आमतौर पर उसके मन में ऐसे विचार नहीं आते। अगर सत्यापन की आवश्यकता होती तो उसके मन में अपने पिछले भाग्य सिमुलेशन के दौरान ऐसे विचार आते, लेकिन इससे उसे कोई मदद नहीं मिलती। वास्तव में मिल्टन चेनी ने इस भाग्य सिमुलेशन को सीधे समाप्त करने के विचार पर भी विचार किया था। यह असामान्य होना चाहिए, चूंकि यह उसका सच्चा इरादा नहीं था, इसलिए यह बहुत संभव था कि किसी चीज़ ने उसे प्रभावित किया हो। क्या यह इस शून्य दुनिया के कारण था? मिल्टन चेनी ने सोचा। लेकिन अगर यह शून्य दुनिया के कारण था तो पिछले भाग्य सिमुलेशन के दौरान उसी वातावरण ने उसके विचारों को क्यों प्रभावित नहीं किया? क्या यह मूल मालिक की अव्यक्त चेतना का प्रभाव हो सकता है? लेकिन ये भी बहुत संभव नहीं लगता था। अगर मूल मालिक उसे प्रभावित कर सकता था तो अब तक इंतजार नहीं किया होता। मिल्टन चेनी की राय में भाग्य सिमुलेशन के कारण ये बहुत असंभव था कि मूल मालिक उसकी उपस्थिति का पता भी लगा सके, क्योंकि ऐसा लगता था कि वे बस एक ही आयाम में नहीं थे। अगर पता लगाना संभव नहीं था तो प्रभावित करना तो दूर की बात है। तो इसका कारण क्या था? क्या यह इसलिए हो सकता है क्योंकि इस शरीर का दायरा बहुत कम है? एक पल के लिए विचार करने के बाद मिल्टन चेनी को एक संभावना सूझी। देखिए, इस समय उनके शरीर का क्षेत्र केवल एक ब्रह्मांड साधक के 15वें चरण पर था। हालांकि यह क्षेत्र पूरे ब्रह्मांड में शिखर में से एक था, लेकिन यह निश्चित रूप से क्षितिज से परे अन्य आरोही के बराबर नहीं था। अध्याय 754, अध्याय 394, भाग्य अनुकरण समाप्त होता है और अत्यंत कीमती यादें, सदस्यता के लिए अनुरोध _2।
आखिरकार यह आमतौर पर 16वीं अवस्था की सीमा वाले ब्रह्मांड के साधक ही होते हैं जिनके पास क्षितिज से परे अंतरिक्ष में चढ़ने की योग्यता होती है। हालांकि मिल्टन चेनी को यह भी स्पष्ट नहीं था कि यह शरीर 15वीं अवस्था में क्षितिज से परे अंतरिक्ष में कदम रखने में सक्षम क्यों था। उन्हें पता था कि क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा न करने से क्षितिज पर चढ़ने पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अन्यथा अन्य साधक 15वीं अवस्था में क्षितिज से परे अंतरिक्ष में प्रवेश क्यों नहीं करना चाहेंगे। क्षितिज पर चढ़ने के लिए निश्चित रूप से कोई शॉर्टकट नहीं है। बस इस बिंदु पर मिल्टन चेनी विशिष्ट कारणों के बारे में स्पष्ट नहीं थे। एक पल के लिए विचार करने के बाद मिल्टन चेनी एक विशिष्ट कारण के साथ आने में असमर्थ थे क्योंकि बहुत सारी संभावनाएं थीं। इसलिए अंत में मिल्टन चेनी ने अपने दिमाग में विचलित करने वाले विचारों को दूर कर दिया। बहुत अधिक सोचना बंद करने के बाद मिल्टन चेनी ने पाया कि उनके शरीर के भीतर जमा ब्रह्मांडीय ऊर्जा भी एक अड़चन पर पहुंच गई थी। एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंचने के बाद ऊर्जा को छोड़ने की आवश्यकता थी। अगले ही पल मिल्टन चेनी ने एक बिंदु पर सभी ब्रह्मांडीय ऊर्जा को इकट्ठा किया और इसे इस शून्य दुनिया की बाधा पर फेंक दिया। शून्य दुनिया अभी भी वही शून्य दुनिया थी जिसमें थोड़ा सा भी बदलाव नहीं हुआ। उन्होंने जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा छोड़ी वह पतली हवा में गायब हो गई। लेकिन मिल्टन चेनी जानते थे कि यह इतना आसान नहीं होगा। वातावरण को ध्यान से महसूस करते हुए आखिरकार एक पल के बाद एक बदलाव हुआ। मिल्टन चेनी ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उनके शरीर के भीतर कहीं से एक खिंचाव बल प्रकट हो रहा है। यह अनुभूति बिल्कुल वैसी ही लग रही है जैसी पिछली बार थी। अगले ही पल उनकी चेतना पूरी तरह से अंधकार में डूब गई। सौभाग्य से इस बार वह तैयार थे। एक पल ऐसा लगा जैसे दुनिया ठहर गई हो, लेकिन समय रुकता नहीं है। ब्रह्मांड में कोई नहीं जानता कि कितने युग बीत गए, शायद एक पल या शायद अनगिनत युग। एक निश्चित क्षण में मिल्टन चेनी की चेतना एक बार फिर स्पष्ट हो गई। इस क्षण मिल्टन चेनी के आसपास का वातावरण एक बार फिर स्पष्ट और परिचित हो गया। वास्तविकता पारलौकिकता पथ के प्रारंभिक क्षेत्र में मिल्टन चेनी ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं, उनकी आंखें चिंतन से चमक रही थीं। उन्हें इस बात की पूरी जानकारी थी कि क्या हुआ था। पिछले फेज सिमुलेशन की तरह जैसे ही उन्होंने सभी संचित ब्रह्मांडीय ऊर्जा को इकट्ठा किया और आगे बढ़े, वे वास्तविकता में लौट आए। अगले ही पल सिम्युलेटर का परिचित हल्का नीला प्रकाश पर्दा उनके सामने प्रकट हुआ और उनके दिमाग में सिम्युलेटर से यांत्रिक संकेत भी गूंज उठा। भाग्य सिमुलेशन समाप्त हो गया है। 17वीं भाग्य रेखा एकत्रित हो गई है। भाग्य सिमुलेशन से विरासत में मिली स्मृति के हिस्से के साथ मेजबान को पुरस्कृत करना। सिम्युलेटर की यांत्रिक आवाज़ एक पल में गायब हो गई। इससे पहले कि मिल्टन चेनी कुछ सोच पाते, अचानक उनके दिमाग में स्मृति का एक विशाल विस्तार प्रकट हुआ। स्मृतियों की इस बाढ़ ने मिल्टन चेनी को तुरंत स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने इस भाग्य सिमुलेशन में क्या अनुभव किया था। हालांकि इस भाग्य सिमुलेशन के समाप्त होने के बाद केवल कुछ ही स्मृतियां बची थीं, फिर भी स्मृतियों का ये हिस्सा मिल्टन चेनी द्वारा पहले संरक्षित किसी भी पार्ट सिमुलेशन से प्राप्त किसी भी विरासत में मिली स्मृति से अधिक समय तक चला। आखिरकार भाग्य सिमुलेशन से प्राप्त विरासत में मिली स्मृतियां ब्रह्मांड के महान साधकों की यादों के जीवनकाल के टुकड़े हैं। मिल्टन चेनी के लिए स्मृति का ये खंड बहुत मददगार था। चाहे वह लोगों का अनुमान लगाना हो या नई दुनिया में पुनर्जन्म लेना हो, यह मदद महत्वपूर्ण थी। इस विशाल स्मृति को पचाने में बहुत लंबा समय लगा। सौभाग्य से इस समय मिल्टन चेनी के पास समय की कमी नहीं थी। वास्तविकता में 8वें चरण के जादूगर अमर तक पहुंचने के बाद मिल्टन चेनी का जीवनकाल बहुत बढ़ गया था। चाहे सिमुलेशन में हो या वास्तविकता में, मिल्टन चेनी के पास अब समय की कमी नहीं थी। बेशक विशाल स्मृति सापेक्ष है। आखिरकार वर्तमान मिल्टन चेनी पिछली बार से अलग है जब उसने फेज सिमुलेशन शुरू किया था। पिछली बार फेज सिमुलेशन के अंत के बाद वह केवल 7वें चरण के जादूगर अमर क्षेत्र में था, लेकिन अब वह पहले से ही 8वें चरण के जादूगर अमर क्षेत्र में था। क्षेत्रों में अंतर का मतलब चेतना की ताकत में भी अंतर है। इसके अलावा बरकरार रखी गई स्मृति केवल एक अंश है, न कि फेज सिमुलेशन से विरासत में मिली सभी स्मृति। समय धीरे धीरे बीतता गया और पलक झपकते ही आधा साल बीत गया। मिल्टन चेनी के लिए 6 महीने कोई बहुत लंबा समय नहीं है, लेकिन इस आधे साल के दौरान मिल्टन चेनी हमेशा यादों को पचाने की स्थिति में थे। बेशक पिछली बार की तुलना में ये समय बहुत बेहतर था। पिछली बार उन्होंने अपेक्षाकृत कम मात्रा में यादों को पचाया था, लेकिन ऐसा करने में 1 साल लगा। अंतर केवल 2 गुना से भी ज्यादा था। यादों को पचाने के बाद मिल्टन चेनी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों में एक तेज चमक उठी। जैसा कि अपेक्षित था, लाभ बहुत ज्यादा थे। इन यादों ने न केवल पारलौकिकता के मार्ग के बारे में उनकी समझ को गहरा किया, बल्कि विभिन्न साधना पथों के बारे में उनकी अंतर्दृष्टि को भी बढ़ाया। यह उनका सबसे बड़ा लाभ था।
आखिरकार इस बार उन्होंने जो भाग्य अनुकरण सक्रिय किया वह एक ऐसे अस्तित्व से जुड़ा था जिसने शुरू में अनुक्रम साधना पथ का अनुसरण किया था। अनुक्रम साधना पथ का अनुसरण करने वाले साधकों में एक विशेषता होती है, उन्होंने अनगिनत अन्य साधना पथों का सामना किया है। मिल्टन चेनी को इन यादों को विरासत में पाकर सुखद आश्चर्य हुआ। इसका मतलब था कि उनके पास अपने विजार्ड अमर साधना पथ पर आगे के अनुमान के लिए कई संदर्भ बिंदु थे। उस पल उन्हें भाग्य सिमुलेशन पहले शुरू न करने का पछतावा भी हुआ। शायद 20 से ज्यादा बार अपने असली शरीर का अनुकरण करने से उनका विजार्ड अमर साधना पथ 9वें चरण तक पहुंच सकता था। बेशक किसी को अपने भाग्य के लिए आभारी होना चाहिए और अपने भाग्य को स्वीकार करना चाहिए। कौन बता सकता है कि भाग्य सिमुलेशन पहले शुरू करने से इस सिमुलेशन के समान ही अनुभव होते। इसलिए उनके दिल में उठने वाली भावनाएं क्षणभंगुर थीं। न तो भाग्य सिमुलेशन ने अंत में कोई निश्चित उत्तर दिया, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि सिम्युलेटर नहीं चाहता कि मैं उत्तर जानूं? यादों को पचाने के बाद मिल्टन चेनी ने खुद से सोचा। वह स्पष्ट नहीं था कि पिछले या वर्तमान फेट सिमुलेशन में मूल मेजबान अंत में क्षितिज से परे अंतरिक्ष को सफलतापूर्वक पार कर गए थे या नहीं। वह बहुत उत्सुक था, फिर भी उसकी जिज्ञासा संतुष्ट नहीं हो सकी। अगर वह अनुमान लगाता तो वह शर्त लगाता कि पहला सफल हो सकता था, लेकिन दूसरा संभवतः विफल हो गया। फेट सिमुलेशन के अंत में उसकी तैयारी के बावजूद उसकी चेतना एक पल में अंधेरे में डूब गई, और अगले ही पल उसकी चेतना बहाल हो गई। वह पहले से ही वास्तविकता में वापस आ गया था। अपनी तैयारियों के बावजूद उसे इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं थी कि फेट सिमुलेशन के भीतर अंत में क्या हुआ। इसका मतलब था कि यह उसकी नज़र से परे था। फिर भी दोनों फेट सिमुलेशन के बीच बहुत अधिक समानताएं थीं और संयोग की संभावना कम लग रही थी। भले ही दोनों सिमुलेशन अलग अलग अनुभवों को शामिल करते प्रतीत होते थे, लेकिन एक ईश्वर समान दृष्टिकोण से वे वास्तव में काफ़ी समान थे, और यहाँ तक कि फेट सिमुलेशन के भीतर उसका व्यवहार भी आश्चर्यजनक रूप से एक जैसा था। ऐसा लग रहा था मानो दो समान लोग समानांतर ब्रह्मांडों में रह रहे हों। हालांकि मिल्टन चेनी को यह स्पष्ट नहीं था कि क्या उनका नकली स्वशून्य दुनिया को चकनाचूर करने में कामयाब रहा है, दूसरे किनारे पर चढ़ने में पहला कदम पूरा कर पाया है। चूंकि यह भाग्य सिमुलेशन समाप्त हो चुका था, इसलिए इन विचारों पर विचार करना व्यर्थ लग रहा था। इसे ध्यान में रखते हुए मिल्टन चेनी ने अपना सिर हिलाया और इसके बारे में और नहीं सोचने का फैसला किया। ये भाग्य सिमुलेशन के साथ उनका केवल दूसरा अनुभव था। उनके पास अभी भी 3 भाग्य सिमुलेशन शेष थे। हालांकि 3 भाग्य सिमुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं लग सकते हैं, लेकिन वे उन्हें कुछ चीज़ों को सत्यापित करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त थे। भाग्य सिमुलेशन के बारे में उनकी वर्तमान समझ अस्पष्ट हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें और अधिक अनुभव करने के बाद भी वे उतने ही अनजान बने रहेंगे। ठीक उसी तरह जैसे अतीत में उन्हें पुनर्जन्म सिमुलेशन की केवल एक बुनियादी समझ थी, फिर भी अब वे उनमें निपुण थे। इन विचारों के साथ मिल्टन चेनी के दिमाग में एक विचार कौंधा। अगले ही पल सिम्युलेटर का प्रतिनिधित्व करने वाला हल्का नीला प्रकाश पर्दा एक बार फिर मिल्टन चेनी की आंखों के सामने तैर गया। मिल्टन चेनी की नज़र थोड़ी हटी, फेट सिमुलेशन की गिनती को इंगित करने वाली श्रेणी पर टिकी। फेट सिमुलेशन गिनती 3। क्या आप फेट सिमुलेशन शुरू करना चाहेंगे? शुरू करें। बिना किसी हिचकिचाहट के मिल्टन चेनी ने एक बार फिर एक नया फेट सिमुलेशन शुरू करने का फैसला किया। अध्याय 755, अध्याय 395, भक्षण करने वाला पूर्वज और क्षितिज से परे नामित कृपया सदस्यता लें _1। यदि सिम्युलेटर का अपग्रेड वास्तव में मिल्टन चेनी की अपेक्षा के अनुसार था, तो भाग्य सिमुलेशन के अंतिम 3 अवसरों का उपयोग करने के बाद सिम्युलेटर को अपग्रेड चरण में आना चाहिए। अगले क्षण, इससे पहले कि मिल्टन चेनी आगे विचार कर पाते, भाग्य सिमुलेशन पहले ही शुरू हो चुका था। मिल्टन चेनी की दृष्टि बदल गई और उस क्षण उनकी चेतना पूरी तरह से अंधकार में डूब गई। इस समय उनकी इंद्रियां अवरुद्ध लग रही थीं। उन्हें स्पष्ट रूप से पता था कि भाग्य सिमुलेशन शुरू हो गया था, लेकिन वे बाहरी दुनिया में हो रही किसी भी चीज़ को महसूस करने में असमर्थ थे। सौभाग्य से ये पहली बार नहीं था जब चेनी ने ऐसी अनुभूति का अनुभव किया था, इसलिए इस समय उनकी मानसिकता काफ़ी शांत थी। हालांकि उन्होंने भाग्य सिमुलेशन का केवल 2 बार अनुभव किया था, ये 2 अनुभव चेनी के लिए भाग्य सिमुलेशन की एक निश्चित समझ रखने के लिए पर्याप्त थे। भाग्य अनुकरण बुनना शुरू करता है। मेजबान में 78,620 भाग्य रेखाओं का पता लगाया जाता है। 39वीं भाग्य रेखा से सफलतापूर्वक जुड़कर भाग्य अनुकरण आरंभ होता है। मेजबान को सुखद अनुभव की कामना करता है। अगले ही क्षण मिल्टन चेनी, जिसकी चेतना अंधकार में डूबी हुई थी, ने अचानक अपनी आत्मा के भीतर 2 आवाज़ें उठती हुई महसूस की। आवाज़ें गिरने के बाद उसकी चेतना भी शांत हो गई। अल्पविराम अल्पविराम। उसे नहीं पता था कि कितना समय बीत चुका था, शायद 1 साल या शायद अनगिनत साल। इस समय चेनी की चेतना उलझन की स्थिति में थी। वह बाहरी दुनिया को महसूस कर सकता था, लेकिन ये धारणा स्पष्ट नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह गर्भ में था।
भाग्य अनुकरण की शुरुआत के बाद ये पहली बार था जब ऐसी अनुभूति हुई थी। पिछले 2 अनुकरणों के दौरान ऐसा नहीं हुआ था। इस अवस्था में चेनी समय के सामान्य बीतने को भी महसूस कर सकता था। समय धीरे धीरे बीतता गया और चेनी की चेतना धीरे धीरे विकसित हो रही थी। हालांकि चेनी हैरान था, लेकिन उसके मन में इसके बारे में ज्यादा विचार नहीं थे। ये भाग्य सिमुलेशन कुछ अलग लग रहा था, लेकिन वास्तव में क्या अलग था, ये वह तभी जान सकता था जब उसने इसे व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया हो। साल बीत गए। चेनी की चेतना धीरे धीरे भ्रम की स्थिति से स्पष्टता की स्थिति में बदल गई। ये परिवर्तन बहुत धीमा था। सौभाग्य से अनगिनत सिमुलेशन से गुजरने के बाद चेनी समय बीतने से लगभग अछूता था। जब तक यह असाधारण रूप से लंबा समय नहीं था, तब तक वह समय बीतने से शायद ही प्रभावित होता, न तो मानसिकता में और न ही चेतना में। अचानक, जैसे कि बिना किसी चेतावनी के, उसके दिमाग में यादों की एक विशाल बाढ़ आ गई। हालांकि कोई संकेत नहीं थे, चेनी अच्छी तरह से तैयार था। फेट सिमुलेशन का 2 बार अनुभव करने के बाद वह अच्छी तरह से जानता था कि इसमें संभवतः किसी अन्य प्राणी के शरीर में निवास करना शामिल है। इसलिए वह पहले से ही इनहेरिटेड मेमोरी के लिए तैयार था। वास्तव में, जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, हालांकि फेट सिमुलेशन की यह शुरुआत पहले के समय से थोड़ी अलग थी, लेकिन समग्र दिशा अपरिवर्तित प्रतीत हुई। एक निश्चित क्षण में उसे अभी भी सिमुलेशन के भीतर मूल मालिक की यादें विरासत में मिलीं। वास्तव में, चेनी को अब महसूस हुआ कि उसका शरीर अब उसका अपना नहीं था, बल्कि एक अजीब शरीर था। बिना सोचे समझे, वह जानता था कि यह शरीर वही था जो उसे सिमुलेशन में विरासत में मिला था। क्योंकि वह तैयार था, तब भी जब यादें अचानक उसके दिमाग में आईं, चेनी घबराया नहीं। फेट सिमुलेशन से इनहेरिटेड मेमोरी को पचाना चेनी के लिए कोई नया अनुभव नहीं था। वह इसमें काफ़ी अनुभवी था। इसके अलावा, इस बार चेनी पिछली बार की तुलना में यादों को तेजी से आत्मसात कर रहा था। आखिरकार, उसने इन यादों को तुरंत पचा नहीं लिया। इसके बजाय उसने उन्हें पहले अपने दिमाग में संग्रहित किया। कारण सीधा था, यादों की मात्रा बहुत बड़ी थी। हालांकि चेनी ने इन यादों को विस्तार से महसूस नहीं किया था, लेकिन एक मोटा मोटा अंदाजा ही उसके लिए निर्णय लेने के लिए पर्याप्त था। चेनी के नए शरीर द्वारा विरासत में मिली यादें न केवल पिछले सिमुलेशन की तुलना में अधिक विशाल थीं, बल्कि वे पहली बार की यादों से भी तुलनीय थीं। बेशक, जबकि ये यादें विशाल थीं, चेनी के पास पर्याप्त अनुभव था। इसलिए जैसे जैसे समय धीरे धीरे बीतता गया, चेनी के दिमाग में ये अजीब यादें और भी स्पष्ट होती गईं। हालांकि इन यादों को पूरी तरह से पचाना चेनी के लिए अभी भी बहुत मुश्किल था। हालांकि यादों को पचाना मुश्किल नहीं था, लेकिन चुनौती ये थी कि ये यादें बहुत अधिक थीं। इसका मतलब था कि उन्हें पूरी तरह से आत्मसात करने के लिए उन्हें अनिवार्य रूप से पर्याप्त समय की आवश्यकता होगी। अपने दिमाग में यादों को संग्रहित करने के बाद चेनी ने उन्हें संक्षेप में व्यवस्थित किया। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने मन में अधिक महत्वपूर्ण यादों को पचाना शुरू कर दिया। कम से कम उसे उस शरीर की पहचान को समझने की ज़रूरत थी जिसमें वह निवास कर रहा था। उसे ये भी जानना था कि क्या वह अभी भी पारलौकिकता पथ पर है। आखिरकार, पिछले 2 भाग्य सिमुलेशन में चेनी ने जिन शरीरों में निवास किया था, वे दोनों पारलौकिकता पथ पर साधक थे। समय ने अपनी धीमी गति जारी रखी और चेनी ने चुपचाप कुछ अधिक महत्वपूर्ण यादों को पचा लिया। सौभाग्य से इन यादों को पचाते समय उसे कोई असुविधा महसूस नहीं हुई। पिछले भाग्य सिमुलेशन की तरह इस बार भी चेनी को स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि उसने किसी अन्य व्यक्ति के शरीर पर कब्जा कर लिया है और उस पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। कम से कम इस समय उसका इस शरीर पर नियंत्रण था। अध्याय 756, अध्याय 395, भक्षण करने वाला पूर्वज और क्षितिज से परे नामित कृपया सदस्यता लें _2। इसके बाद क्या होगा, इस बारे में मिल्टन चेनी को कोई स्पष्ट जानकारी नहीं थी। आखिरकार, यह उनका तीसरी बार था जब वे भाग्य अनुकरण से गुजर रहे थे। इससे पहले उन्होंने इसे केवल 2 बार अनुभव किया था। उन्हें इस बारे में बहुत कम जानकारी थी कि भाग्य अनुकरण के कोई पैटर्न थे या नहीं, और यदि थे तो वे पैटर्न क्या हो सकते हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, मिल्टन चेनी ने धीरे धीरे विरासत में मिली कुछ महत्वपूर्ण यादों को पचा लिया। एक पल बाद मिल्टन चेनी ने अपनी आंखें खोलीं और अपने आसपास के वातावरण का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। उनकी आंखों में एहसास की एक झलक गुजरी। वास्तव में तीनों भाग्य अनुकरणों में समानताएं हैं। इस बार मुझे जो शरीर विरासत में मिला है, वह अभी भी पारलौकिकता पथ पर चलने वाले एक साधक का है। क्या ये हो सकता है कि भाग्य सिमुलेशन में मुझे जो भी पहचानें विरासत में मिली हैं, वे सभी ट्रांसेंडेंस पथ से आए साधक हैं? मिल्टन चेनी ने खुद से कहा। स्रोत: novgo.co। यादों के एक हिस्से को पचाने के बाद उसे उस समय जिस शरीर में वह रहता था, उसकी पहचान के बारे में स्पष्ट समझ थी। इस शरीर का मूल स्वामी उन लोगों की तुलना में अधिक शक्तिशाली था जिन्हें उसने पिछले 2 भाग्य सिमुलेशन में विरासत में प्राप्त किया था, लेकिन स्थिति बहुत कम थी। वह ट्रांसेंडेंस पथ पर एक महत्वहीन ढीला साधक था।
ट्रांसेंडेंस पथ के भीतर ढीले साधकों की संख्या बहुत अधिक थी। वास्तव में ट्रांसेंडेंस पथ पर मिल्टन चेनी वास्तव में एक ढीला साधक भी था। ढीले साधक का अर्थ समझना आसान है, वे जंगली पारलौकिक हैं जो किसी भी बल या गुट से संबद्ध नहीं हैं। वास्तव में पारलौकिकता पथ के भीतर बहुसंख्यक शिथिल साधक हैं। कुलीन साधकों की संख्या शिथिल साधकों की तुलना में बहुत कम है। आखिरकार ब्रह्मांड में साधारण साधकों की संख्या बहुत अधिक है, जिनमें से हमेशा कुछ भाग्यशाली लोग होंगे। क्या ये हो सकता है कि यह भाग्य अनुकरण मुझे एक बार फिर क्षितिज से परे पथ पर मार्गदर्शन कर रहा है? लेकिन इस शरीर की साधना भक्षण पथ की है, जो पारलौकिकता में असमर्थ प्रतीत होती है, और ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि इसमें ब्रह्मांड साधना पथ पर स्विच करने की संभावना है। मिल्टन चेनी ने विचार किया। वास्तव में उन्हें जो शरीर विरासत में मिला था वह बहुत मजबूत था, लेकिन ये ब्रह्मांड के भीतर एक असामान्य भक्षण साधना पथ की खेती कर रहा था। यह उल्लेखनीय है कि इस साधना पथ का नेतृत्व करने वाले संस्थापक भी क्षितिज से परे नहीं चढ़े। भक्षण पथ तीव्र उन्नति की अनुमति देता है, लेकिन सीमाएं पर्याप्त हैं। ये शरीर एक वास्तविक 16वीं श्रेणी का भक्षण साधक है, जिसके बारे में कहा जा सकता है कि वह इस साधना पथ के अंत तक पहुंच गया है। इसके अलावा इस शरीर को विरासत में प्राप्त करने से पहले इसका मूल स्वामी 720 युगों तक पारलौकिक पथ पर भटक चुका था। इसका मतलब है कि शरीर का जीवनकाल अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। यहाँ तक कि 16वीं श्रेणी के साधक के जीवनकाल की भी सीमाएं होती हैं। केवल क्षितिज से परे जाकर ही कोई शाश्वत जीवन प्राप्त कर सकता है और ब्रह्मांड के समान ही अस्तित्व में रह सकता है। ये ज्ञात है कि ब्रह्मांड कभी नष्ट नहीं होगा। हालांकि मिल्टन चेनी इन विवरणों से पूरी तरह अवगत थे। वे अत्यधिक चिंतित नहीं थे, बल्कि उन्होंने विरासत में मिले शरीर की यादों को पचाना शुरू कर दिया। चूंकि उन्होंने अभी अभी यादों का केवल एक हिस्सा ही पचाया था, इसलिए अभी भी कई यादें थीं जिन्हें उन्होंने अभी तक आत्मसात नहीं किया था। हालांकि इस शरीर का जीवनकाल बहुत लंबा नहीं था, लेकिन यह एक सापेक्ष शब्द था। अन्य 16वीं श्रेणी के साधकों के लिए इस शरीर का जीवनकाल वास्तव में बहुत लंबा नहीं था, लेकिन मिल्टन चेनी के लिए यह अभी भी बहुत लंबा था। जैसे जैसे समय धीरे धीरे बीतता गया, मिल्टन चेनी की पची हुई यादें और भी अधिक बढ़ती गईं। ये शरीर वास्तव में भक्षण पथ का पैतृक संस्थापक, भक्षण साधना पथ का प्रवर्तक है। जैसे जैसे अधिक यादें पचती गईं, मिल्टन चेनी की भावनाएं और भी अधिक अशांत होती गईं। पहले अधूरे स्मृति पाचन के कारण उन्होंने शरीर की पहचान को गलत समझा था। केवल 16 महान परिवार हैं, क्या ये ब्रह्मांड के जन्म का प्रारंभिक युग हो सकता है? पूरे ब्रह्मांड में केवल 3 विमान हैं। मैं पारलौकिकता पथ में स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकता हूं और बाहर निकल सकता हूं। क्या मुझे क्षितिज से परे जाने के लिए नियत किया गया है? मिल्टन चेनी के विचार कई गुना बढ़ गए और उनकी अभिव्यक्ति अधिक गंभीर होती गई। नहीं, अगर यह वास्तव में याद किया गया था और उन्हें क्षितिज से परे जाने के लिए नामित किया गया था, तो वे इतिहास के इतिहास में क्यों नहीं चढ़े? मिल्टन चेनी भक्षण साधना पथ के बारे में काफ़ी आसानी से जानते थे। ये पिछले भाग्य सिमुलेशन की यादों के कारण था। पिछले भाग्य अनुकरण में उसे विरासत में मिला शरीर शुरू में अनुक्रम पथ की खेती करता था, जिससे उसे कई अलग अलग साधना पथों का सामना करना पड़ा। भक्षण पथ उनमें से एक था। प्रासंगिक स्मृतियों को विरासत में प्राप्त करने के बाद मिल्टन चेनी स्वाभाविक रूप से इस क्षेत्र को समझते थे। बैकक्वोट, हालांकि उनकी स्मृति में भक्षण साधना पथ की स्थापना करने वाले पूर्वज कभी क्षितिज से परे नहीं पहुंचे थे, और भक्षण साधना पथ को अनुक्रम साधना पथों में भी स्थान नहीं दिया गया था। यदि ऐसा होता तो इस भाग्य अनुकरण के दौरान उसे विरासत में मिली स्मृतियां पिछली बार विरासत में मिली स्मृतियों से टकरातीं। क्या ब्रह्मांड चेतना द्वारा प्रेषित जानकारी झूठी हो सकती है, या कोई अप्रत्याशित घटना घटने वाली है? मिल्टन चेनी की अभिव्यक्ति धीरे धीरे शांत हो गई, लेकिन उनका दिल कुछ और ही था। उस समय तक स्मृतियों को आत्मसात किए हुए लगभग 100 मिलियन वर्ष बीत चुके थे, और उसने उनमें से बहुत कम मात्रा को पचा लिया था। इस शरीर को ब्रह्मांड चेतना द्वारा क्षितिज से परे यात्री के रूप में नामित किया गया था, और भक्षण साधना पथ 17 निर्दिष्ट अनुक्रम पथों में से एक था। लेकिन मिल्टन चेनी जो भविष्य को जानता था वह बहुत स्पष्ट था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। भविष्य में 17वां अनुक्रम मूल प्रकाश अनुक्रम था, भक्षण अनुक्रम नहीं। अगले ही पल, इससे पहले कि मिल्टन चेनी गहराई से विचार कर पाते, उनके आसपास का स्थान अचानक एक अजीब बदलाव से गुजरा। उनके सामने एक अंधेरा शून्य पोर्टल दिखाई दिया। यह इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? मिल्टन चेनी अपने दिल में चौंक गए। वह इस अंधेरे पोर्टल से अपरिचित नहीं थे। ये क्षितिज से परे के मार्ग के खुलने का संकेत था, और पोर्टल के दूसरी तरफ क्षितिज से परे शून्य दुनिया थी। हालांकि मिल्टन चेनी तैयार थे। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि यह इतनी जल्दी आ जाएगा। पिछले 2 फेज सिमुलेशन की तुलना में ये क्षितिज से परे अंतरिक्ष में अब तक का सबसे तेज खुला स्थान था। महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं खोया था।
ऐसा लगता था कि जब से उसे यह शरीर विरासत में मिला है, तब से लेकर अब तक जब क्षितिज से परे अंतरिक्ष खुला है, उसने कभी भी इस पर नियंत्रण नहीं खोया है। पिछले 2 फेज सिमुलेशन में ऐसा नहीं हुआ था। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद मिल्टन चेनी ने फिर भी क्षितिज से परे अंतरिक्ष की ओर जाने वाले पोर्टल में कदम रखने का फैसला किया। क्षितिज से परे अंतरिक्ष के भीतर मिल्टन चेनी की आकृति दिखाई दी। अगले ही पल मिल्टन चेनी अचानक लड़खड़ा गए, क्योंकि उसने पाया कि क्षितिज से परे अंतरिक्ष उससे अलग था जिसे उसने समझा था। इस स्थान को अब शून्य दुनिया नहीं माना जा सकता था। अंदर का पूरा स्थान सफ़ेद रोशनी से भरा हुआ था। अंतरिक्ष में एक विशाल चौड़ी सड़क फैली हुई थी। क्या मैं पहले से तय हूँ? मिल्टन चेनी को अपने दिल में थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि इस समय वह स्पष्ट रूप से इस स्थान से अपनी ओर एक अलग गुरुत्वाकर्षण खिंचाव महसूस कर सकता था। अंतरिक्ष के भीतर की सड़क उसे पुकारती हुई प्रतीत हो रही थी। अगले ही पल मिल्टन चेनी के एक विचार के साथ उसका शरीर अचानक महान सड़क पर प्रकट हुआ। उसके मन में अपरिचित स्मृति का एक टुकड़ा उभरा। क्या ये पारलौकिकता का मार्ग है? मैं पहले से ही पारलौकिकता के मार्ग पर हूँ। क्षितिज से परे चढ़ने के लिए कुल 3 परीक्षण हैं और मैं सीधे तीसरे से शुरू कर रहा हूँ। अपरिचित स्मृति के इस टुकड़े को पचाने के बाद मिल्टन चेनी ने खुद से कहा। लेकिन अगले ही पल उसने अपने दिल में विचारों की झड़ी को दबा दिया। अगर इतिहास में इस विमान का सामना करने वाली स्थिति एक जैसी थी, तो असफल होने का कोई कारण नहीं था, है ना? आखिरकार अगर ब्रह्मांड चेतना मार्ग प्रशस्त कर रही थी, तो ब्रह्मांड चेतना से बड़ा क्या हो सकता है? अपने दिल में कुछ संदेह और उलझनों के साथ मिल्टन चेनी ने ट्रांसेंडेंस पथ पर चलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और मिल्टन चेनी को पता नहीं चला कि वह ट्रांसेंडेंस के पथ पर कितनी दूर तक चला था। आखिरकार ये सड़क बहुत लंबी थी, जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा था। फिर भी मिल्टन चेनी की मनस्थिति प्रभावित नहीं हुई। एक निश्चित क्षण में मिल्टन चेनी हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने पाया कि उन्होंने अचानक अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया है। यह इस भाग्य सिमुलेशन में पहली बार था। उनका दृष्टिकोण अचानक पहले व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति में बदल गया और मिल्टन चेनी भी इसके लिए तैयार नहीं थे। अध्याय 757, अध्याय 396, अंतिम भाग्य सिमुलेशन और भाग्य का तीसरा धागा, सदस्यता के लिए अनुरोध _1। तीसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण के तहत मिल्टन चेनी को अपने पास मौजूद शरीर के बारे में एक अलग धारणा थी। उसके होश में उसके भीतर की ऊर्जा अनियंत्रित रूप से खत्म होने लगी। क्या ये क्षितिज से परे बनने का मौका सक्रिय रूप से छोड़ना है? मूल मेजबान ऐसा क्यों करेगा? पारलौकिकता पथ पर मिल्टन चेनी के दिल में एक झटका लगा। इस समय उनके पास मौजूद शरीर के मूल मेजबान ने सक्रिय रूप से पारलौकिकता के मार्ग पर आगे बढ़ना छोड़ दिया था, यहाँ तक कि उनकी सारी साधना भी समाप्त कर दी थी। घटनाओं के इस अचानक मोड़ ने मिल्टन चेनी को चौंका दिया। किसी को ये जानना चाहिए कि पूरे ब्रह्मांड में क्षितिज से परे बनने में सक्षम प्राणी अत्यंत दुर्लभ हैं। फिर भी उनके पास मौजूद शरीर के मूल मेजबान ने क्षितिज से परे बनने से ठीक पहले स्वेच्छा से पारलौकिकता का मौका छोड़ दिया था। इसका निश्चित रूप से एक कारण था, लेकिन वह कारण क्या था, मिल्टन चेनी को स्पष्ट नहीं था। आखिरकार क्षितिज से परे के बारे में उनकी समझ बहुत अधिक नहीं थी। उनके मन में क्षितिज से परे का मतलब सच्ची अमरता था, और यह ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली अस्तित्व का भी प्रतिनिधित्व करता था। वास्तव में मिल्टन चेनी ने खुद भी क्षितिज से परे बनने का लक्ष्य रखा था, कम से कम अभी के लिए। इसलिए भाग्य सिमुलेशन में इस अप्रत्याशित परिवर्तन ने उन्हें कुछ हद तक हैरान और चकित कर दिया। दुर्भाग्य से उनके दिल में सवाल अनुत्तरित रहने के लिए किस्मत में थे। इस समय हालांकि मिल्टन चेनी ने अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया था, फिर भी वह महसूस कर सकता था कि वास्तव में उसके साथ क्या हो रहा था। शरीर धीरे धीरे मुरझा रहा था। यह मिल्टन चेनी की धारणा थी। तो ये पता चला कि इतिहास में कोई दुर्घटना नहीं हुई थी, बल्कि इसके बजाय इस भक्षक पूर्वज ने स्वेच्छा से क्षितिज से परे बनने का मौका छोड़ दिया। तीसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण के तहत शरीर को महसूस करते हुए मिल्टन चेनी को भी थोड़ा भावुक महसूस हुआ। जिस दूसरे प्रश्न के बारे में वह उलझन में था, अब उसका उत्तर मिल गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी आखिरकार कि इस प्राणी को ब्रह्मांड की चेतना द्वारा क्षितिज से परे के रूप में नामित किया गया था, फिर भी वह एक नहीं बन पाया। मिल्टन चेनी को अनुमान लगाना चाहिए था कि इसका उत्तर क्या था। ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि संभावना बहुत कम थी। पिछले मिल्टन चेनी ने कभी इस पर विचार भी नहीं किया। समय धीरे धीरे बीतता गया। क्षितिज से परे का स्थान धीरे धीरे गायब होने लगा और मिल्टन चेनी का शरीर, जो पहले से ही पारगमन के मार्ग पर पूरी तरह से रुक गया था, धीरे धीरे बाहरी दुनिया की अपनी धारणा खो रहा था। एक निश्चित क्षण में मिल्टन चेनी की चेतना अचानक घोर अंधकार में डूब गई। अल्पविराम अल्पविराम। अपनी चेतना के अंधकार में चले जाने के बाद मिल्टन चेनी को पता नहीं था कि इस समय उसका शरीर भी बिखर गया है। ऐसा लग रहा था कि समय पूरी तरह से रुक गया है और आगे नहीं बढ़ रहा है।
जब मिल्टन चेनी की चेतना में स्पष्टता आई तो उनके आसपास का वातावरण एक बार फिर स्पष्ट और परिचित हो गया। वास्तव में पारलौकिकता पथ का प्रारंभिक क्षेत्र। मिल्टन चेनी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। इस समय उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं और उनकी आंखों में चिंतनशील विचार चमक रहे थे। उन्हें इस बात का पूरा एहसास था कि क्या हुआ था, लेकिन भले ही उन्हें पता था, लेकिन वे कुछ हद तक समझने में असमर्थ थे। क्षितिज से परे बनना निस्संदेह असंख्य पारलौकिक लोगों की अंतिम खोज है, लेकिन इस भाग्य अनुकरण में उनके पास जो प्राणी था उसने स्वेच्छा से क्षितिज से परे बनने का मौका छोड़ दिया। एक पल के लिए चिंतन करने के बाद मिल्टन चेनी अभी भी इसका कारण नहीं समझ पाए। आखिरकार वास्तविकता में इस बिंदु पर उसे केवल एक पारलौकिक व्यक्ति माना जा सकता था, और वह केवल जादूगा अमर क्षेत्र के 8वें चरण में था। उसके और क्षितिज से परे के क्षेत्र के बीच का अंतर बहुत अधिक था। ऐसे प्राणियों के दिमाग में जो कुछ भी हो, मिल्टन चेनी भी नहीं समझ सकते थे। हालांकि इस भाग्य सिमुलेशन ने मिल्टन चेनी को पिछले वाले से एक अलग पहलू दिखाया। इस भाग्य सिमुलेशन में पहले दो के साथ समानताएं थीं, लेकिन वे विरल थीं। लेकिन मुख्य विषय नहीं बदला था, यानी क्षितिज से परे की चढ़ाई का अनुभव करना। अगर तीनों भाग्य सिमुलेशन में एक समानता थी तो वह ये थी कि तीनों में मिल्टन चेनी बिना किसी अपवाद के क्षितिज से परे अंतरिक्ष में प्रवेश कर गए। अगले ही पल, इससे पहले कि मिल्टन चेनी विचार करना जारी रख पाते, लाइट ब्लू लाइट कर्टेन जो सिम्युलेटर को दर्शाता था उनके सामने फिर से प्रकट हुआ। सिम्युलेटर की यांत्रिक आवाज़ भी उसके दिमाग में गूंज रही थी। भाग्य सिमुलेशन समाप्त हो गया है। 39वीं भाग्य रेखा एकीकृत हो गई है। भाग्य सिमुलेशन के भीतर से विरासत में मिली स्मृति का एक हिस्सा मेजबान को दें। जिस क्षण सिम्युलेटर की यांत्रिक आवाज़ गायब हुई, मिल्टन चेनी के दिमाग में अचानक स्मृति का एक विशाल विस्तार उभर आया। ये यादें भाग्य सिमुलेशन के भीतर मूल मेजबान की थीं। भाग्य सिमुलेशन में उसके अपने अनुभवों की यादें हमेशा प्रत्येक सिमुलेशन के बाद पूरी तरह से बरकरार रहीं। सिमुलेटर ने जो कुछ दिया वह उसके अपने अनुभवों की यादें नहीं थीं, बल्कि भाग्य सिमुलेशन में उसे विरासत में मिले शरीर के मूल मेजबान की यादें थीं। हालांकि फेट सिमुलेशन के बाद रखी गई यादें मूल होस्ट के पास मौजूद चीज़ों का केवल एक हिस्सा थीं। यादों का एक हिस्सा वास्तव में पर्याप्त से अधिक था, क्योंकि दायरे में अंतर बहुत बड़ा था। ऐसे दायरे की आकस्मिक यादें भी मिल्टन चेनी को बहुत लाभ पहुंचा सकती थीं। उनके लिए प्रत्येक फेट सिमुलेशन के बाद रखी गई यादें बहुत मददगार थीं, क्योंकि उन्होंने विजार्ड अमर खेती पथ के उच्च दायरे में वास्तविकता में उनकी बहुत सहायता की। बेशक ऐसी विशाल यादों को पूरी तरह से पचाने में बहुत लंबा समय लगेगा। इस बार वास्तविकता में रखी गई यादों को पूरी तरह से आत्मसात करने के लिए वास्तविकता में कम से कम 1 या 2 साल का समय चाहिए होगा। अध्याय 758, अध्याय 396, अंतिम भाग्य सिमुलेशन और भाग्य का तीसरा धागा, सदस्यता के लिए अनुरोध _2। इसके अलावा ये 1 से 2 साल का समय था जिसका उपयोग उन्होंने इन यादों को पूरी तरह से पचाने के लिए किया था। ये केवल अफसोस की बात है कि मूल होस्ट ने इस भाग्य सिमुलेशन के दौरान परे चढ़ने का अवसर सक्रिय रूप से छोड़ दिया। इन यादों को व्यवस्थित करने के बाद मिल्टन चेनी ने खुद से फुसफुसाया, अगर वह इस भाग्य सिमुलेशन के दौरान परे में से एक बनने में कामयाब हो जाता तो यह वास्तव में उसके लिए बहुत बड़ी मदद होती। कम से कम भविष्य के किसी क्षण में जब वह परे चढ़ेगा तो वह पूरी तरह से अनुभवहीन और अपरिचित नहीं होगा। हालांकि भाग्य सिमुलेशन पहले ही समाप्त हो चुका था और इस बिंदु पर परिणामों के बारे में भावुक महसूस करने से कुछ भी नहीं बदलेगा। इसे ध्यान में रखते हुए मिल्टन चेनी ने आगे नहीं सोचा। उसने अपने दिमाग में मौजूद विकर्षणों को एक तरफ रख दिया, फिर अपनी आंखें बंद कर लीं और सिमुलेशन समाप्त होने के बाद सिम्युलेटर द्वारा उसके लिए बनाए गए इनहेरिटेड मेमोरी को पचाना शुरू कर दिया। समय धीरे धीरे बीतता गया और पलक झपकते ही 1 साल बीत गया। पारगमन के मार्ग के भीतर बैठे मिल्टन चेनी ने अपनी आंखें खोलीं। यादों का पाचन बिना किसी अप्रत्याशित घटना के सुचारू रूप से चला। केवल 1 वर्ष में मिल्टन चेनी ने भाग्य सिमुलेशन समाप्त होने के बाद सिम्युलेटर द्वारा बनाए गए सभी इनहेरिटेड मेमोरी को पूरी तरह से पचा लिया था। ये कहा जाना चाहिए, जैसा कि मिल्टन चेनी ने अनुमान लगाया था, स्मृति का एक खंड उनके लिए बहुत मददगार था। एक बार संरक्षित होने के बाद स्मृति खो नहीं जाएगी। अगले ही पल मिल्टन चेनी के विचार हिल गए और सिम्युलेटर का प्रतिनिधित्व करने वाला हल्का नीला प्रकाश पर्दा उनके सामने प्रकट हुआ। टेक्स्ट सिमुलेशन काउंट 1, भाग्य सिमुलेशन काउंट 2। क्या आप टेक्स्ट सिमुलेशन शुरू करना चाहेंगे? हाँ। बिना किसी हिचकिचाहट के मिल्टन चेनी ने तुरंत एक और टेक्स्ट सिमुलेशन शुरू किया जो उन्होंने जमा किया था। अगले पल में इस टेक्स्ट सिमुलेशन के लिए चरित्र का चयन करने के बाद लाइट ब्लू लाइट कर्टेन बदलना शुरू हो गया। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। लाइट ब्लू लाइट कर्टेन पर काले अक्षर धीरे धीरे एक के बाद एक दिखाई देने लगे। थोड़ी देर बाद टेक्स्ट सिमुलेशन का प्रतिनिधित्व करने वाले इन काले अक्षरों ने पूरे सिम्युलेटर पैनल को भर दिया।
मिल्टन चेनी ने शांत नज़र से सिम्युलेटर के लाइट कर्टेन को देखा। उनकी अभिव्यक्ति उदासीन थी क्योंकि उन्होंने बहुत सारे टेक्स्ट सिमुलेशन का अनुभव किया था। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट अल्पविराम क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। सिमुलेशन समाप्त होता है, कृपया अपना इनाम चुनें। स्थिति बनाए रखें या जादू को संरक्षित करें या स्मृति बनाए रखें। लगभग आधे 2 घंटे की अवधि के बाद टेक्स्ट सिमुलेशन सुचारू रूप से समाप्त हो गया। स्थिति बनाए रखें। बिना किसी हिचकिचाहट के मिल्टन चेनी ने सिर्फ एक विचार के साथ स्टेट को बनाए रखना चुना। अब उसे याददाश्त बनाए रखने की ज़रूरत नहीं थी। आखिरकार इस टेक्स्ट सिमुलेशन ने मिल्टन चेनी को याददाश्त के मामले में जो मदद दी थी वह विशेष रूप से महत्वपूर्ण नहीं थी, और पारलौकिकता के मार्ग के बारे में उसकी समझ निश्चित रूप से टेक्स्ट सिमुलेशन के दौरान की तुलना में बहुत ज़्यादा थी। अगर उसने 3 फेज सिमुलेशन का अनुभव नहीं किया होता तो शायद वह याददाश्त बनाए रखना चुनता, लेकिन अब उसे इसकी ज़रूरत नहीं थी। आखिरकार टेक्स्ट सिमुलेशन के दौरान उसने जो यादें अनुभव की उनकी तुलना फेज सिमुलेशन से मिली यादों से नहीं की जा सकती थी। जिस क्षण उसने स्टेट को बनाए रखना चुना, मिल्टन चेनी को अपने दायरे में एक महत्वपूर्ण सुधार का स्पष्ट रूप से एहसास हुआ। हालांकि वह अभी भी 8वें चरण का जादूगर अमर था, लेकिन वह अब 8वें चरण के जादूगर अमर के शुरुआती चरण में नहीं था। 8वें चरण के जादूगर अमर की सफलता के बाद मिल्टन चेनी के जीवनकाल में काफ़ी वृद्धि हुई थी। इसका मतलब ये भी था कि अब टेक्स्ट सिमुलेशन में समय बढ़ा दिया गया था। पहले एक टेक्स्ट सिमुलेशन जो 3 अगरबत्ती जलाने में लगने वाले समय में समाप्त हो सकता था, अब उसे आधे 2 घंटे की अवधि की आवश्यकता होती थी। इतना अंतर था। बेशक मिल्टन चेनी के लिए कई फायदे थे। कम से कम इस टेक्स्ट सिमुलेशन के अंत में स्टेट बनाए रखने के बाद उन्हें जो सुधार मिला वह महत्वपूर्ण था। यदि 8वें चरण के जादूगर अमर की स्थिति को 9 स्तरों में विभाजित किया जाए तो मिल्टन चेनी अब 4थे स्तर पर थे, जो 8वें चरण के जादूगर अमर का मध्य चरण है। अपने दायरे में प्रगति को महसूस करने के बाद मिल्टन चेनी ने अपनी नज़र सिम्युलेटर पैनल पर पुनः निर्देशित की। सिम्युलेटर का प्रतिनिधित्व करने वाला हल्का नीला प्रकाश पर्दा अभी भी वहां तैर रहा था, मिल्टन चेनी द्वारा छिपाया नहीं गया था। मिल्टन चेनी की नज़र फेज सिमुलेशन काउंट को दर्शाने वाले सेक्शन पर टिकी हुई थी। फेज सिमुलेशन काउंट 2। आप फेज सिमुलेशन शुरू करने की शर्तें पूरी करते हैं, क्या आप इसे शुरू करना चाहेंगे? अब बस ये आखिरी 2 फेज सिमुलेशन ही बचे हैं। लाइट कर्टेन पर प्रॉम्प्ट देखकर मिल्टन चेनी को हलचल महसूस हुई। टेक्स्ट सिमुलेशन के हाल ही में हुए संचय को समाप्त करने के बाद इस समय मिल्टन चेनी के लिए केवल ये 2 फेज सिमुलेशन ही बचे थे। जैसा कि मिल्टन चेनी ने अनुमान लगाया था, अगर वे इन आखिरी 2 फेज सिमुलेशन काउंट का उपयोग कर पाते तो सिम्युलेटर आसानी से अपग्रेड शुरू कर पाता। अगले ही पल मिल्टन चेनी ने इन विचारों पर ध्यान देना बंद कर दिया। उसकी चेतना में हलचल मच गई और उसने खुद से कहा, भाग्य अनुकरण आरंभ करो। जैसे ही मिल्टन चेनी के दिल में भाग्य अनुकरण आरंभ करने का विचार आया, उसकी चेतना एक बार फिर अंधकार में डूब गई। जबकि इस क्षण सभी इंद्रियां अवरुद्ध थीं, अंधकार में फंसी चेतना सामान्य रूप से कार्य करती रही। यह नई अनुभूति पहली बार नहीं थी जब मिल्टन चेनी ने इसका अनुभव किया था, इसलिए इस क्षण उसके दिल में कोई अन्य भावनाएं नहीं उठीं। भाग्य अनुकरण मेजबान के 78,619 भाग्य धागों का पता लगाते हुए बुनना शुरू करता है। 331वें भाग्य धागे से सफलतापूर्वक जुड़कर भाग्य अनुकरण मेजबान को सुखद अनुभव की कामना करते हुए आरंभ हुआ। अगले ही क्षण इंद्रियों से वंचित मिल्टन चेनी ने अचानक अपनी आत्मा की गहराई में 2 आवाज़ें गूंजती हुई महसूस की। जैसे जैसे आवाज़ें फीकी पड़ती गईं, उसकी चेतना पूरी तरह से शांत हो गई। अल्पविराम, दुनिया रुक गई, जो इस भाग्य सिमुलेशन के अंत का संकेत था। हालांकि दुनिया रुक गई थी, लेकिन समय बीतता रहा। ब्रह्मांड में एक अज्ञात समय बीत गया, शायद एक पल या शायद अनगिनत युग। लेकिन वास्तव में केवल एक पल ही सही मायने में बीता था। वास्तविक दुनिया में मिल्टन चेनी की चेतना में स्पष्टता आ गई। परिवेश एक बार फिर से परिचित हो गया। ट्रांसेंडेंस पथ के शुरुआती क्षेत्र में मिल्टन चेनी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, उनमें अभी भी समझ का एक संकेत बचा हुआ था। इस बार भाग्य सिमुलेशन उस रूप में लौट आया जिससे वह सबसे अधिक परिचित था। पिछले भाग्य सिमुलेशन के विपरीत ये पिछले 2 के समान ही था। इस भाग्य सिमुलेशन में उसने अभी भी क्षितिज से परे अंतरिक्ष को तोड़ने के क्षण में अनुभव समाप्त कर दिया। उसके सामने हल्का नीला प्रकाश पर्दा फिर से प्रकट हुआ और उसके मन में सिम्युलेटर की यांत्रिक आवाज़ गूंज उठी। भाग्य सिमुलेशन समाप्त हो गया है। 331वां भाग्य धागा वापस ले लिया गया है। भाग्य सिमुलेशन के भीतर से विरासत में मिली स्मृति के एक हिस्से के साथ मेजबान को पुरस्कृत करना। जिस क्षण सिम्युलेटर की यांत्रिक आवाज़ बंद हुई, मिल्टन चेनी के मन में एक विशाल स्मृति प्रकट हुई। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बरकरार रखी गई स्मृति अभी भी इस भाग्य सिमुलेशन के भीतर मूल निवासी की यादों का हिस्सा थी। समय धीरे धीरे बहता गया और पलक झपकते ही 1 साल बीत गया।
भाग्य सिमुलेशन के भीतर मूल निवासी की स्मृति मिल्टन चेनी द्वारा पूरी तरह से आत्मसात कर ली गई थी। बिना किसी हिचकिचाहट के मिल्टन चेनी ने एक बार फिर सिम्युलेटर की लाइट स्क्रीन को बुलाया। भाग्य सिमुलेशन गणना 1। भाग्य सिमुलेशन शुरू करने की शर्तों को पूरा करता है, क्या आप आरंभ करना चाहेंगे? अंतिम भाग्य सिमुलेशन। मिल्टन चेनी ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, जैसे ही वह प्रकाश स्क्रीन पर उभरते काले अक्षरों को देख रहा था। सभी सिमुलेशन काउंट अब इस एकमात्र भाग्य सिमुलेशन तक सीमित हो गए थे। बिना किसी संदेह के इस भाग्य सिमुलेशन के समापन के बाद उसके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अब बिना किसी हिचकिचाहट के उसे पता चल जाएगा कि इस भाग्य सिमुलेशन के समाप्त होने के बाद सिम्युलेटर अपग्रेड होगा या नहीं। भाग्य सिमुलेशन शुरू करें। मिल्टन चेनी ने खुद से बड़बड़ाते हुए इस अंतिम भाग्य सिमुलेशन को शुरू किया। उसकी चेतना एक बार फिर अंधेरे में डूब गई। भाग्य सिमुलेशन बुनना शुरू करता है। मेजबान के 78,618 भाग्य धागे का पता लगाता है। सफलतापूर्वक तीसरे भाग्य धागे से जुड़कर भाग्य सिमुलेशन शुरू हुआ, मेजबान को एक सुखद अनुभव की कामना करते हुए। तीसरा भाग्य धागा। इससे पहले कि उसकी चेतना पूरी तरह से फीकी पड़ जाए, मिल्टन चेनी का दिल थोड़ा हिल गया। ऐसा लग रहा था कि यह पांचों भाग्य सिमुलेशन के दौरान उनके द्वारा जोड़ा गया सबसे महत्वपूर्ण भाग्य सूत्र था। हालांकि भाग्य सूत्र के महत्व के बारे में मिल्टन चेनी इस समय भी अस्पष्ट थे। अध्याय 759, अध्याय 397, एक अपंग का शरीर और मृत्यु का दिखावा। कृपया सदस्यता लें _1। भाग्य सिमुलेशन की शुरुआत के साथ वास्तविकता के भीतर का समय भी पूरी तरह से रुक गया। मिल्टन चेनी की चेतना भी एक लंबे मौन में डूब गई। यह अनिश्चित है कि कितना समय बीत गया था, शायद एक पल या शायद अनगिनत साल। सौभाग्य से इस समय मिल्टन के लिए समय बीतने का कोई मतलब नहीं था। आखिरकार एक बार जब उसकी चेतना पूरी तरह से मौन में डूब गई तो वह समय बीतने को पूरी तरह से महसूस करने में असमर्थ था। साल बीत गए। मिल्टन की चेतना धीरे धीरे अपनी चुप्पी से जागने लगी। इसका ये भी संकेत था कि उसका अंतिम संचित भाग्य सिमुलेशन सक्रिय हो गया था और वह सिमुलेशन द्वारा दर्शाई गई दुनिया में लौट आया। पिछले भाग्य सिमुलेशन के आने के बाद के अनुभवों की तरह इस समय मिल्टन चेनी के मन में यादों की बाढ़ सी आ गई। यादें अचानक उसके मन में उभर आईं, लेकिन सौभाग्य से मिल्टन तुरंत तैयार हो गया। आखिरकार ये फेट सिमुलेशन के साथ उसका पहला अनुभव नहीं था। फेट सिमुलेशन के पिछले सत्रों को शामिल करते हुए यह अब 5वीं बार था जब उसने इसे शुरू किया था। इसलिए पिछले समय की तुलना में जब सिमुलेशन के भीतर उसकी चेतना ठीक हो गई थी, जिस गति से मिल्टन ने इन यादों को संसाधित किया वह अब बहुत तेज था। सिमुलेशन के भीतर विरासत में मिली यादें बहुत बड़ी थीं। पहले मिल्टन ने केवल इन यादों को संक्षेप में छांटा। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, ये व्यवस्थित विदेशी यादें अधिक स्पष्ट होती गईं। बेशक कम समय में इन यादों को पूरी तरह से पचाना स्वाभाविक रूप से असंभव था। उसके लिए इस फेट सिमुलेशन में ऐसा करना बेहद असंभव था, क्योंकि वह अपने पिछले सिमुलेशन में सभी विरासत में मिली यादों को पूरी तरह से आत्मसात करने में कामयाब नहीं हुआ था। इसके अलावा भले ही वह सभी यादों को पचा सके, मिल्टन के लिए लाभ उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कोई कल्पना कर सकता है। चाहे वह कितनी भी यादें पचा ले, वास्तविकता में लौटने पर उनमें से केवल एक हिस्सा ही बरकरार रख सकता था। भले ही वह इस भाग्य सिमुलेशन में सभी विरासत में मिली यादों को पूरी तरह से आत्मसात कर ले, फिर भी वह वास्तविक दुनिया में लौटने पर उन यादों के केवल एक हिस्से को ही बनाए रख पाएगा। पहले से ही 4 सिमुलेशन से गुजरने के बाद मिल्टन इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे। फिर भी यादों के एक हिस्से को पचाना हालांकि मिल्टन के लिए आसान नहीं था, लेकिन असाधारण रूप से कठिन भी नहीं था। कम से कम इन यादों को संसाधित करते समय मिल्टन को थोड़ी सी भी असुविधा महसूस नहीं हुई, ठीक वैसे ही जैसे कि भाग्य सिमुलेशन के पिछले उदाहरणों में हुआ था। इस सिमुलेशन में अपनी चेतना के ठीक होने के बाद मिल्टन चेनी स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि उन्होंने एक बार फिर किसी अन्य व्यक्ति के शरीर पर कब्जा कर लिया है। उसके मन में धीरे धीरे आत्मसात होते स्मृति के टुकड़ों ने सिमुलेशन में इस शरीर के मूल स्वामी की पहचान स्पष्ट कर दी। दसियों हजार साल पलक झपकते ही बीत गए। इन दसियों हजार सालों के दौरान मिल्टन ने अधिक महत्वपूर्ण यादों के केवल एक हिस्से को ही संसाधित किया। एक निश्चित क्षण में मिल्टन ने अपनी आंखें खोलीं। उसने जानबूझकर अपने आसपास के वातावरण को नहीं देखा, क्योंकि उसके मन में विरासत में मिली यादें उसे उसकी वर्तमान दुर्दशा के बारे में गहराई से अवगत कराती थीं। उस समय वह एक पीले चमकते जैद बिस्तर पर सपाट लेटा हुआ था। आसपास का वातावरण अंधेरे में डूबा हुआ था, मानो उसके अलावा इस जगह पर कोई अन्य जीवन रूप नहीं था। और वास्तव में ऐसा ही था। ब्रह्मांड का समुद्र बिखर गया है, सच्ची आत्मा कुचल गई है और यह शरीर पूरी तरह से जीवन शक्ति से वंचित हो गया है। ये सिमुलेशन पिछले सिमुलेशन से बिल्कुल अलग स्थिति प्रस्तुत करता है। बिस्तर पर लेटे हुए मिल्टन ने मन ही मन सोचा,
इस समय उसकी भौं थोड़ी सिकुड़ी हुई थी, इसलिए नहीं कि वह चिंतनशील था, बल्कि इसलिए कि इस शरीर के अंदर और बाहर से निकलने वाली क्षय की भावना ने उसे बेहद असहज कर दिया था। मिल्टन को यकीन था कि वह इस शरीर को नियंत्रित करता है, लेकिन नियंत्रण के साथ भी थोड़ी सी भी हरकत करना बेहद मुश्किल था। उंगली हिलाने जैसी एक साधारण हरकत भी मिल्टन को पूरी तरह से शक्तिहीन महसूस कराती थी। इस समय उसकी चेतना स्पष्ट थी और उसके विचार सामान्य रूप से काम कर सकते थे, लेकिन उसका शरीर लगभग पूरी तरह से सड़ चुका था। उसके दिमाग में विरासत में मिली यादें बहुत बड़ी थीं, फिर भी उसके शरीर में निहित शक्ति लगभग न के बराबर थी। ये शरीर किसी भी साधना से रहित, ऐसा नहीं है कि साधना छिपी हुई थी या कुछ ऐसा ही था, ये वास्तव में अनुपस्थित था। कोई कह सकता है कि अगर असली मिल्टन यहाँ होते तो वह आसानी से इस शरीर को नष्ट कर सकते थे। सीधे शब्दों में कहें तो मिल्टन जिस शरीर में रहता था वह अब एक खाली खोल से ज्यादा कुछ नहीं था। इस खोल के अंदर एक पूरी तरह से बर्बादी थी। फिर भी मजे की बात यह है कि हालांकि मिल्टन इस शरीर के क्षय को महसूस कर सकता था, लेकिन उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। सचमुच कोई दर्द नहीं। आखिरकार एक साधारण व्यक्ति भी चोट से दर्द महसूस कर सकता है, लेकिन इस समय मिल्टन को ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दर्द की भावना अवरुद्ध हो गई हो। इस घटना के कई कारण हो सकते हैं। हालांकि मिल्टन का मानना था कि इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि वह अब इस तरह के दर्द को सहन नहीं कर सकता था, इसलिए सिम्युलेटर ने उसे स्वचालित रूप से इससे बचा लिया। आखिरकार अगर सिम्युलेटर नहीं होता तो उसे इस शरीर में रहने के बाद असहनीय दर्द से पीड़ा होती। पहले ब्रह्मांड अनुक्रम के 9वें कुलीन घराने का वारिस अनुक्रम भगवान की भूमिका के लिए एक असफल बोली का बलिदान। अध्याय 760 अध्याय 397 एक अपंग का शरीर और मृत्यु का दिखावा। कृपया सदस्यता लें _2। बैकवर्ड इस शरीर के मूल स्वामी ने वास्तव में क्षितिज से परे यात्रा करने का प्रयास किया था, लेकिन दुर्भाग्य से वह असफल रहा। मिल्टन चेनी ने अपने मन में विशाल यादों के एक हिस्से को ध्यान से खोजा, कुछ हद तक भावुक महसूस किया, लेकिन किसी विशेष भावना के बिना। आखिरकार ये पहली बार नहीं था जब उन्होंने फेट सिमुलेशन का अनुभव किया। चाहे उन्होंने फेट सिमुलेशन के भीतर कोई भी पहचान क्यों न ली हो, उन्हें अब बहुत आश्चर्य नहीं हुआ। अपने पिछले फेट सिमुलेशन की तुलना में इस बार जिस व्यक्ति में वे निवास कर रहे थे उसकी पहचान सबसे शक्तिशाली कही जा सकती है। पहले फेट सिमुलेशन की तुलना में भी ये बहुत मजबूत था। हालांकि उन्होंने सभी यादों को पचा नहीं पाया था, फिर भी मिल्टन चेनी पहले ब्रह्मांड अनुक्रम में 9 महान परिवारों में से एक के उत्तराधिकारी की पहचान में निहित यादों को समझ सकते थे। लेकिन अगर ऐसा है तो इस शरीर में पारलौकिकता की कोई उम्मीद नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि भाग्य सिमुलेशन वह नहीं है जिसे मैं समझता हूँ? अपने शरीर को हिलाने में असमर्थ मिल्टन चेनी केवल बिस्तर पर लेटे हुए चुपचाप विचार कर सकते थे। इस समय उन्हें विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। अपनी साधना खो देने के बाद और पहले से ही क्षितिज से परे बनने का प्रयास करने के बाद दोनों ही बिंदुओं ने पहले से ही क्षितिज से परे चढ़ने की उम्मीद को खत्म कर दिया था। क्षितिज से परे चढ़ने की उम्मीद के बिना इसका मतलब था कि यह भाग्य सिमुलेशन अनिवार्य रूप से पिछले वाले से पूरी तरह से अलग होगा। प्रत्येक भाग्य सिमुलेशन में पाई जाने वाली समानता इस एक के समाप्त होने के बाद मौजूद नहीं होगी। आखिरकार मिल्टन चेनी ने पहले जिन 4 भाग्य सिमुलेशन का अनुभव किया था उनमें उन्होंने क्षितिज से परे अंतरिक्ष में प्रवेश किया था। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि उन सिमुलेशन के दौरान वे वास्तव में क्षितिज से परे बन गए थे या नहीं, कम से कम उन्होंने क्षितिज से परे अंतरिक्ष को खोल दिया। लेकिन इस बार सब कुछ बिल्कुल अलग था। मिल्टन चेनी, जो अपने शरीर की स्थिति को स्पष्ट रूप से समझ सकता था, जानता था कि इस भाग्य सिमुलेशन में क्षितिज से परे अंतरिक्ष को खोलना उसके लिए असंभव था। क्षितिज से परे अंतरिक्ष को खोलने की बात तो दूर, क्षितिज से परे चढ़ने का प्रयास करना, उसके लिए अपने दायरे को बहाल करना भी असंभव था। जब तक कि इस भाग्य सिमुलेशन में कोई ऐसा चर न उभरे जो इतना अप्रत्याशित हो कि मिल्टन चेनी भी उसे समझ न सकें। अन्यथा शायद इस भाग्य सिमुलेशन के अंत तक मिल्टन चेनी हमेशा इसी अवस्था में रहेंगे। इसलिए इस समय मिल्टन चेनी को जो करना था वह सरल था, जो कि प्रतीक्षा करना था। सौभाग्य से उसे बहुत लंबा इंतजार करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यदि उसकी इंद्रियां सही थीं तो ये शरीर 700 मिलियन वर्षों से अधिक समय में पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा यदि इसकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ। यानी मिल्टन चेनी वास्तव में मृत्यु के साथ इस भाग्य सिमुलेशन को समाप्त कर देंगे। अगले ही पल बिस्तर पर लेटे हुए मिल्टन चेनी ने अपने मन में मौजूद सभी विकर्षणों को दूर भगाया और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। इस समय जब वह चुपचाप प्रतीक्षा कर रहा था, वह केवल अपने मन में विरासत में मिली यादों को पचाने का विकल्प चुन सकता था। आखिरकार इन विशाल यादों को पचाने के अलावा उसके पास करने के लिए और कुछ नहीं था। अल्पविराम समय उड़ गया और पलक झपकते ही 700 मिलियन वर्ष बीत गए। समय की इस तेजी से भागती अवधि में मिल्टन चेनी के शरीर की स्थिति और भी खराब हो गई।
इस समय जानबूझकर महसूस किए बिना भी मिल्टन चेनी बता सकते थे कि वह अपने अंत से बहुत दूर नहीं थे। लेकिन ये कहना होगा, ये काफ़ी अविश्वसनीय है कि यह शरीर सभी साधना खो देने के बाद भी दसियों अरबों वर्षों तक बना रह सकता है। ये पहले से ही मिल्टन चेनी की समझ से परे था। सौभाग्य से ऐसी समझ उसके लिए आवश्यक नहीं थी, क्योंकि वह अभी भी उस दायरे से बहुत दूर था। जेड बेड पर मिल्टन चेनी ने अपनी आंखें खोलीं। उसके दिमाग में उसने जो यादें पचाई थीं वे अब बहुत थीं। आखिरकार विरासत में मिली यादों को पचाने में 700 मिलियन साल बिताने के बाद, भले ही यादों की बाढ़ बहुत बड़ी थी, मिल्टन चेनी ने इसका एक बड़ा हिस्सा पचा लिया था। ऐसा लगता है कि इस शरीर के पूरी तरह से नष्ट होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं। क्या ये भाग्य सिमुलेशन सिर्फ इस शरीर को कुछ समय के लिए अपने पास रखने के लिए है? मिल्टन चेनी ने खुद से कहा। वह कुछ हैरान था। वास्तव में वह इस भाग्य सिमुलेशन को पहले ही समाप्त करना चुन सकता था, लेकिन मिल्टन चेनी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वह वास्तव में बदलाव की उम्मीद कर रहा था। आखिरकार ये भाग्य सिमुलेशन पिछले वाले से बहुत अलग था। भाग्य सिमुलेशन आज तक 5वीं बार सक्रिय किया गया था, लेकिन अब तक वह भाग्य सिमुलेशन का सही अर्थ नहीं समझ पाया था। क्या भाग्य सिमुलेशन, जिसे वास्तव में हर शताब्दी में एक बार संचित किया जा सकता है, केवल यादों के एक सेट को विरासत में पाने के लिए था, न कि उसका अपना? हालांकि यादें उसके लिए बहुत मददगार थीं, मिल्टन चेनी का मानना था कि यह सिर्फ इतना ही नहीं होना चाहिए। फिर से दिन बीत गए। मिल्टन चेनी को स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि उसका जीवन अपने अंत के करीब पहुंच रहा था। ऐसा लगता है कि कोई आश्चर्य नहीं होगा। इस समय मिल्टन चेनी ने खुद से कहा। उसने कुछ उम्मीदें पाल रखी थीं, इसलिए जब अंतिम क्षण वास्तव में आया तो वह निराशा का एहसास किए बिना नहीं रह सका। हालांकि वह भावना उसके अंदर केवल क्षण भर के लिए ही चमकी। आखिरकार कोई इसे कैसे भी कहे, ये सिमुलेशन के माध्यम से उसकी लंबी अनुभवात्मक यात्रा में कई भाग्य सिमुलेशन में से एक था। भविष्य में उसे और भी अधिक सिमुलेशन से गुजरना था। तब तक उसे और भी ऐसे अनुभवों का सामना करना पड़ सकता था जो उसे आश्चर्यचकित कर दें। अगले ही पल, जैसे ही मिल्टन चेनी इस भाग्य सिमुलेशन को सक्रिय रूप से समाप्त करने वाले थे, उनकी चेतना अचानक अंधेरे में डूब गई। लेकिन मिल्टन चेनी को आश्चर्य नहीं हुआ। आखिरकार सिमुलेशन समाप्त होने पर चेतना का एक पल के लिए अंधेरे में गिरना सामान्य बात थी। लेकिन क्या ये वास्तव में एक पल था? मिल्टन चेनी को पता नहीं था। शायद यह एक पल था, या शायद यह अनंत काल था। फिर भी जब उनकी चेतना में स्पष्टता आई तो उनके आसपास का वातावरण अब वह नहीं था जिससे वे परिचित थे। अल्पविराम अल्पविराम, यह क्या है? जैसे ही चेतना वापस लौटी, मिल्टन चेनी चौंक गए। लेकिन इससे पहले कि उनके दिमाग में कोई और विचार उठ पाता, उसके भीतर अपरिचित स्मृति का एक खंड प्रकट हुआ। तो ऐसा ही है, अपरिचित स्मृति का खंड विशाल नहीं था और इसमें निहित जानकारी व्यापक नहीं थी। इस प्रकार बस एक पल में मिल्टन चेनी ने अजीब यादों को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया था। यादों को पचाने के बाद मिल्टन चेनी की आंखों में एहसास की एक झलक उभरी। जिस शरीर में वह रहता था वह वास्तव में पूरी तरह से सड़ चुका था, लेकिन उसके भाग्य का अनुकरण उसके साथ समाप्त नहीं हुआ था। इस भाग्य अनुकरण में मिल्टन चेनी ने जिस प्राणी को मूर्त रूप दिया था, उसके लिए मृत्यु केवल शुरुआत थी। क्या मेरी अपनी यादों में कोई आकस्मिक योजना नहीं थी? क्या इसे जानबूझकर मिटा दिया गया था ताकि दूसरे इसे न देख सकें? अपने नए शरीर को महसूस करते हुए मिल्टन चेनी ने खुद से बात की। वह इस सब से अनजान था, क्योंकि मिल्टन चेनी मूल मेजबान की अधिकांश यादों को आत्मसात करने के बाद भी यह नहीं जानता था कि उसकी सच्ची आत्मा मृत्यु के बाद किसी अन्य व्यक्ति में फिर से उभर सकती है। एक नकली मौत के बाद पुनरुत्थान कुछ ऐसा था जिसके बारे में मिल्टन चेनी ने पहले नहीं सोचा था। सौभाग्य से उसने इस भाग्य अनुकरण को सक्रिय रूप से समाप्त करने की जल्दबाजी नहीं की थी। अगले ही पल, इससे पहले कि मिल्टन चेनी के दिमाग में कोई और विचार उभर पाता, उसने अचानक नए शरीर पर नियंत्रण खो दिया। हालांकि उसने शरीर पर नियंत्रण खो दिया था, फिर भी उसकी चेतना बनी रही। बस इतना था कि वह भागीदार के नज़रिए से पर्यवेक्षक के नज़रिए में बदल गया था। ये पहली बार नहीं था जब मिल्टन चेनी ने इस तरह के बदलाव का अनुभव किया था। यह इस बार ज़्यादा अचानक था। मिल्टन चेनी ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की। इस अचानक बदलाव ने मिल्टन चेनी को उन विचारों को दबाने पर मजबूर कर दिया जो उसके दिमाग में उभरना चाहते थे, और उस पल उसने चुपचाप बाहरी दुनिया में बदलावों को तीसरे व्यक्ति के नज़रिए से देखा। जैसा कि अपेक्षित था, जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, अपने शरीर पर नियंत्रण खोने के कुछ ही समय बाद उसके आसपास का स्थान विकृत होने लगा। शून्य ब्लैक होल, क्षितिज से परे अंतरिक्ष का प्रवेश द्वार अचानक प्रकट हुआ। तीसरे व्यक्ति के नज़रिए से मिल्टन चेनी ने देखा कि उसका शरीर क्षितिज से परे अंतरिक्ष में कैसे प्रवेश कर रहा है। वास्तव में क्षितिज के पार चढ़ने का मार्ग कुछ ऐसा है जिसे हर भाग्य सिमुलेशन में टाला नहीं जा सकता है।